अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू कंप्लीट नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। सारा के एक्सरे और दीगर रिपोर्ट्स कुछ इतनी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं आई थी। डॉक्टर फारूक शाह की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। वो पापा से उसका केस डिस्कस कर रहे थे। वो बज़ाहिर बंद आंखों से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, जिसका लबो लुबाब ये था कि उसकी रीढ़ की हड्डी जो कार एक्सीडेंट में मुतासिर हुई थी, पर फ़िलहाल किसी भी किस्म का कोई पुरज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, वरना खुदा न खास्ता वो तमाम उम्र के लिए भी माजूर हो सकती है। उफ़, ये डॉक्टर हारून और उनके ख़तरनाक किस्म की बातें, सारा ने चिढ़कर सोचा था। उसने कसदन उन दोनों की बातों से अपना जहन हटा लिया और सोने की कोशिश शुरू कर दी थी, मगर नींद उन्हें से कोसों दूर थी। अब पता नहीं कब तक उसको इस कैद खाने में पड़ा रहना पड़ेगा और पता नहीं अब मैं ठीक होंगी भी पाऊंगी या नहीं। वो दिल गिरफ्तगी से सोच रही थी। बस यही एक कसर रह गई थी, क्या वाकई मैं माजूर हो जाऊंगी? सोचते सोचते वो दवाओं के ज़ेर असर कुछ ही देर में गाफिल हो गई थी। सुबह उसकी आंख खुली तो अम्मा नर्स से कुछ बात कर रही थी। उसको जागता देखकर नर्स जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी थी। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी तबीयत है आपकी? इंतहाई पेशेवराना अंदाज की किस्म की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर पूछा गया था। अम्मा, मैं चाय पीऊँगी। नर्स को नज़रअंदाज करके वो अम्मा से मुखातिब हुई और अम्मा क्योंकि उन तेवरियों और अंदाज की आदी थी, चुनांचे बड़े इत्मीनान से चाय बनाने की लिए खड़ी हो गई थी। नर्स बेचारी शर्मिंदा सी उसके पास ही खड़ी हुई थी। मैडम, आपका बीपी चेक करना है। लहजे भी सहमा सा था। क्यों? इंतहाई काटदार लहजे में दरियाफ्त किया गया था। मुझे कोई बीपी चेक नहीं करवाना है, जाएं आप यहाँ से। पता नहीं ढेर सारा आंसू अचानक कहाँ से आ गए थे, जिन्हें उसने बड़ी बेदर्दी से रगड़ कर साफ कर डाला था। अम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, बस आज ही मुझे घर जाना है। हाँ हाँ बेटा, चलेंगे। अभी थोड़ी देर में आपके पापा आएंगे तो उनके साथ चलेंगे। वो करीब आकर छोटे बच्चों की तरह उसको बहलाने की कोशिश करने लगी थी। नर्स बेचारी तो जल्दी बीपी ऑपरेट संभाल कर फ़ौरन ही 9-11 हो गई थी। ओफ, ये इन अमीरजादियों के नखरे। ना होती ये इस वीआईपी रूम की मरीज़ा और ना होती ये डॉक्टर फारूक की कुछ लगती तो 2 मिनट में दिमाग ठीक कर देती मैं इसका। दिल ही दिल में बड़बड़ाती वो दूसरे कमरे में दाखिल हो गई थी। सुबह की चीख पुकार के बाद बाकी का तमाम दिन उसने बिल्कुल खामोशी से गुजारा था। शाम को विजिटिंग आवर्स में पापा और मामा दोनों को एक साथ आता देखकर उसे काफ़ी हैरत हुई थी। कैसी हो स्वीट हार्ट? मामा ने उसके गाल पर प्यार करते हुए पूछा था। ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब देकर वो दोनों की तरफ देखने लगी थी। देख लिया तुमने अपनी रैश ड्राइविंग का अंजाम? पापा ने कड़े तेवरियों के साथ कुर्सी संभालते हुए लेक्चर देना शुरू किया था। इफ्तिखार, आप भी हद करते हैं, आते ही शुरू हो गए हैं। उसने जानबूझकर उसको एक्सीडेंट नहीं किया था। वो खौफज़दा सी शक्ल बनाया मामा की बातें सुन रही थी। मामा इसको सौतेली माँ थी। वो सिर्फ 2 साल की थी जब उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। आबिदा इरफान यानी मामा यूनिवर्सिटी में पापा के साथ पढ़ती थी और उन्हीं दिनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, मगर जालिम समाज यानी दादा जान ने 2 मोहब्बत भरे दिलों को एक ना होने दिया था और पापा की मर्ज़ी के खिलाफ अपनी भतीजी यानी सारा की मम्मी को बहू बनाकर घर ले आए थे। जायदाद से आग करने की धमकी खासी कारगर साबित हुई थी और पापा के सर से इश्क का भूत उतर गया था। ये सारा किस्सा उसे आलिया फुप्पो ने सुनाया था, मगर फिर हुआ कि इसकी अम्मी खुदा से बहुत थोड़ी उम्र लिखवा कर लाई थी और शादी के कुछ सिर्फ 3 साल बाद ही 2 साल की बच्ची को छोड़कर इस दरियाए फ़ानी से कूच कर गई थी। और डैड ने मम्मी के 40वें के बाद जो सबसे पहला काम किया वो आबिदा इरफान से शादी थी। आबिदा इरफान और उसके बीच रिवायती सौतेली माँ बेटी वाले ताल्लुकात नहीं थे। ना तो मामा कोई जालिम और डरावनी किस्म की सौतेली माँ थी और ना ही वो कोई बेचारी सिंड्रेला टाइप लड़की थी। इन दोनों को बीच अगर कोई ताल्लुक था वो सर्दमहरी और लाताल्लुकी का था। इन दोनों के सर्दमहरी का था और लाताल्लुकी का था। दोनों के लिए एक दूसरे का होना ना होना बराबर था। वो माँ के हाथों पली बड़ी थी। 10-15 मिनट उसके पास बैठकर जब मामा पापा जाने लगे तो उसने बड़ी हिम्मत करके आखिर पापा से बात करने का सोचा था। पापा, मैं घर जाना चाहती हूँ। देखे ना, यहाँ भी तो सिर्फ बेड रेस्ट ही कर रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही पापा ने उसे टोक दिया था। जब तक डॉक्टर फारूक इस बात की इजाज़त नहीं देंगे तुम्हें यहीं रहना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो क्या होगा फिर? मैं पैर में फ्रैक्चर जो है सो है। मुझे
ज़्यादा फिक्र रीढ़ की हड्डी की है। डॉक्टर फ़ारूक ने कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ मुकम्मल आराम ही तुम्हारा इलाज है, और मुझे पता है घर में तुम किसी के काबू में आने वाली नहीं हो। मैं 15-20 रोज़ के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जैसा डॉक्टर ने कहा है। पापा ने हुक्म सादर फरमाकर उसका मूड ऑफ कर दिया था। अम्मा, आप इसका ध्यान रखिएगा। अम्मा, ये आप क्या उठा लाई हैं? अम्मा और उनके पीछे पीछे रशीद को ढेर सारा सामान उठाकर लाता देखकर वो हैरान होकर रह गई थी। बस बेटा, मैंने सोचा आपने तो सिर्फ किताबें ही मंगवानी हैं, मैं कुछ चीज़ें खुद से भी ले जाऊं। अम्मा हाँफती काँपती सोफे पर टेक कर पसीना पोंछने लगी थी, और रशीद तमाम सामान उसके पास लाकर रखने लगा कि वो देख ले। अम्मा, आप भी हद करती हैं। सारा को बेइख्तियार ही हंसी आ गई थी। अभी आकर डॉक्टर फ़ारूक या उनका कोई चेला इधर देखेगा तो यही समझेगा कि मैं यहाँ एडियोकिट्स की कोई दुकान खोलने वाली हूँ। ढेर सारे एडियोकिट्स, एक में किताबें, मेकअप का सामान और पता नहीं क्या क्या उसके इर्द गिर्द बिखरा पड़ा था। बेटा, आप बोर होती हैं ना, इसीलिए। अम्मा प्यार से उसे देखकर बोली थी। अच्छा खैर, आप ले आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा के खुलूस से वक्ती तौर पर वो मुतासिर हो गई थी, हत्ता कि वरना उसका ख्याल था कि अम्मा की मोहब्बत उसने पैसे देकर ख़रीदी हुई है। हर महीने एक लंबी चौड़ी रकम जब वो सखर अपनी बेवा बेटी के पास भिजवाती हैं तो ये एहसास कुछ और गहरा हो जाता है। और ख़ैर, अब वो कोई छोटी सी बच्ची भी नहीं रही थी। चाहती तो पापा से कहकर उनको फारिग करवा सकती थी, लेकिन मतलब ही सही वो उसके मोहब्बत की आदी हो गई थी। अम्मा तो कुछ देर बाद ज़रा मैं बाहर का एक चक्कर लगा आऊँ कहकर जा चुकी थी, और ये चक्कर 1.5-2 घंटे पर मुश्तमिल था। वो अच्छी तरह जानती थी अम्मा की बातूनी तबीयत से वो अक्सर बेजार हो जाती थी। अरे अम्मा, ये टेलीस्कोप भी उठा लाएं। अब जो अपने गिर्द बिखरे सामान पर गौर ने नज़र दौड़ाई थी तो टेलीस्कोप भी नज़र आई। ये टेलीस्कोप दूरबीन पिछले साल उसके मास्टर्स कंप्लीट होने पर आमिर ने गिफ्ट किया था। ये भाई, मैं अपनी प्यारी सी छोटी सी बहन के लिए ख़ास किस्म का तोहफ़ा लाया हूँ। आमिर और आमना ने उसके शाम उसके पास होने की खुशी में ट्रीट दी थी। इसमें क्या है आमिर? आमना सदा की बेसब्री जल्दी से तोहफे पर झपट पड़ी थी। बहुत बुरे हो तुम, तोहफ़ा ख़रीद लिया और मुझे दिखाया तक नहीं। बेगम साहिबा, इसमें आपके मतलब की कोई चीज़ नहीं है। ये ज़रा पढ़े लिखे साइंटिफिक किस्म के सोच रखने वालों लोगों की काम की चीज़ें हैं। सारा, ज़रा तुम इस गिफ्ट को खोल कर देखो। मैं शराइत लगाकर कहता हूँ कि इसमें से सूट या ज्वेलरी के अलावा कुछ बरामद होने वाला नहीं है। आमिर ने शौक मुस्कुराहट के साथ आमना को चढ़ाने की कोशिश की थी। हाँ हाँ, दुनिया में 2 ही तो पढ़े लिखे हैं, जाहिल जट तो बस हम ही हैं। शादी के इतनी जल्दी ना मचाते तो आज मैं भी इस कमीनी की तरह एमएससी और कुकिंग केमिस्ट्री गैंग केमिस्ट्री की डिग्री गैंग कौन सा हुआ भाई, की डिग्री हाथ में लिए इतरा रही होती। हस्ब तवक्का आमना खूब अच्छी तरह चढ़ चुकी थी। मेरी चांद, तब भी बंटी बॉटनी या जूलॉजी में तो आपको दाखिला मिल सकता है, और गैंग में ज़रा मुश्किल है। सारा लफ्ज़ कमीनी पर एहतजाजन आमिर का साथ मिल गई थी। बेटा, खोल कर तो देख, इसमें है क्या? आमिर की अम्मी ने, जो इतनी देर से उन दोनों की नोकझोंक से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, झगड़ा ख़त्म कराने की कोशिश की थी। लीजिए आंटी, अभी खोलते हैं हम। सारा ने जल्दी जल्दी खूबसूरत पैकिंग पर रैपर उतार कर उसमें से एक टेलीस्कोप बरामद हुई। वाह वाह, क्या साइंटिफिक किस्म का तोहफ़ा है। आमना हंसते हुए लोटपोट हो गई थी। अरे भाई, ये कोई आम टेलीस्कोप नहीं है जो आप मजाक उड़ा रही हैं। आमिर ने मुंह आमना के हंसने पर परवाह किए बगैर कहा था। पता है सारा, ये मैं तुम्हारे लिए टोक्यो से लाया हूँ। वहाँ इत्तेफाकन एक साइंसी नुमाइश में जाना हुआ था। बस इसी वक्त मैंने सोच लिया कि ये अपनी सारा बहन को तोहफे में दूंगा। आमिर को शौक़ था आम रिवायती चीज़ों से हटकर मुख्तलिफ़ किस्म के तोहफे देने का। देखो, इसमें कितने सारे फंक्शंस हैं, इसकी पावर भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो कि तुम ये देखना चाह रही हो कि सामने वाली आंटी की आंखों में कौन सा पत्थर लगा हुआ है और वो किस रंग का है, तो ये भी तुम देख सकती हो। आमिर ने सामने वाले मकान की तरफ इशारा करके कहा, जहाँ खिड़की के पास एक खातून खड़ी थी। अरे वाह, ये ताक झांक आपको ही मुबारक हो। मेरी दोस्त कोई ऐसी वैसी है? आमना बुरा मानकर बोली थी। हवा का तेज़ झोंका उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींचकर लाया था। पता नहीं आमना और आमिर भाई कैसे होंगे। मेरे एक्सीडेंट का तो उन्हें मालूम भी नहीं होगा।
पूरे 6 महीने हो गए हैं उन लोगों को गए हुए। सिर्फ 3 मरतबा फ़ोन पर बात हुई है और 2 मरतबा आमिर भाई की ईमेल आई है। वैसे बहुत बहन बहन कहते थे, अब कितनी जल्दी भूल गए हैं। मैं भी बस उन लोगों से पक्की नाराज़ हूँ। वो जलील बचपन की दोस्त, हाँ भाई शादी के बाद कौन सी दोस्त कैसी दोस्त। वो बड़े गुस्से और खफगी के साथ उन लोगों को याद कर रही थी। आमना उसके बचपन की इकलौती सहेली थी जो बीएससी करते ही पियाजी यानी आमिर को प्यारी हो गई थी। आजकल स्पेन में मुकीम थी। दरअसल आमिर पीआईए में मुलाजिम था और 3 साल की पोस्टिंग पर 6 माह पहले ही वो लोग मैड्रिड रवाना हुए थे। चलो भाई इस टेलीस्कोप के ही थोड़े मज़े लिए जाएं, बकौल आमना के ताक झाँक की जाए। उसने टेलीस्कोप आंखों से लगाकर मुस्कुराते हुए सोचा। उनका बेड खिड़की के करीब ही था, चुनांचे वो बड़े आराम से यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाने लगी थी। गुजरती गाड़ियों का जायज़ा कुछ देर लेने के बाद बोर होकर उसने जाविया बदलकर सामने बिल्डिंग की तरफ कर दिया था। कुछ कमरों की खिड़कियां बंद थीं, अलबत्ता कुछ में चहल पहल नज़र आ रही थी। ये गालिबन कोई ऑफिस था। वो मुख्तलिफ लोगों का जायज़ा लेने लगी। ज़रा और जो जाविया बदला, एक मौसूफ जिनकी पुश्त उसकी तरफ थी खड़े नज़र आए। वाओ, कमरे का इंटीरियर तो ज़बरदस्त है। गालिबन मौसूफ किसी ऊंची पोस्ट पर है। वो दिल ही दिल में सोचने के साथ साथ पूरे कमरे का जायज़ा भी लेती जा रही थी। वो शायद प्रिंटर पर कोई काम कर रहा था क्योंकि एक के बाद एक पेपर प्रिंट से निकालता नज़र आ रहा था। हाइट तो ज़बरदस्त है, 6 फुट से तो क्या कम होगी। सरकार अब ज़रा रुख रोशन का दीदार भी करवा दीजिए। उसके ये कहने की देर थी कि वो मुड़ा और मुड़कर अपनी सीट पर बैठ गया था। ज़बरदस्त भाई, बंदा जी भरकर हैंडसम है। सारा ने उसे इस ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस शख्स को दिल ही दिल में सराहा था। अभी आमना यहाँ होती तो कहती कि ये इतना हैंडसम और डैशिंग बंदा यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो फ़ौरन हॉलीवुड रुक करना चाहिए। सारा मुस्कुराते हुए सोच रही थी, लेकिन इस तरह की दुनिया को अच्छी बात तो नहीं है ना। अचानक उसे दिमाग ने समझाया था, इस तरह किसी को देखना अच्छी बात तो नहीं है ना। अचानक उसके दिमाग ने समझाया था, बल्कि ये निहायत ही घटिया हरकत है। खुद को बुरा कहकर उसने टेलीस्कोप एक तरफ रख दी। खैर अब ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, उसके दिल ने समझाया था। यहाँ उसे सड़े हुए अस्पताल में तकरीबन माजूरों की तरह पड़े हुए कोई मुझसे बात करने वाला भी नहीं है। अगर ये तफरी यहाँ वहाँ देख रही हूँ तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। पड़े पड़े बोर होने से तो बेहतर ही है कुछ देर को फ्रेश ही हो जाए। अपने दिल की नवाज आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उसने दोबारा से टेलीस्कोप आंखों से लगाया था। अब वो सर झुकाया कुछ लिखने में मसरूफ़ था। सारा ने उसका तफसीली जायज़ा लिया। आमिर भाई ने बताया तो था कि इसकी पावर कैसे बढ़ाते हैं। उसे अपनी कमकली पर दिल भर के रोना आया था। क्या था अगर उस वक्त गौर से आमिर भाई की बात सुन ली होती, उन्हीं 2-4 बटन दबाए तो मंजर पहले के मुकाबले में ज़्यादा वसी हो गया था। अचानक उसने लिखते लिखते सर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें भी नज़र आईं, गहरी ब्राउन कलर की आंखें जिनमें संजीदगी और जहानत नज़र आ रही थी। उसकी शख्सियत बहुत ग्रेसफुल थी। उससे ज़्यादा हैंडसम शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। अचानक उसने अपने आप से कहा, इस इंजेक्शंस, ड्रॉप्स और दवाइयों से मज़ीद डिप्रेसिंग माहौल में तो मेरा ख्याल है मुझे रशीद भाई कभी स्मार्ट और डैशिंग लगेगा। रशीद भी काफ़ी स्मार्ट और डैशिंग लगेगा। उसने ख़ुद को अपनी मजाक उड़ाया था। वो अपने सामने मौजूद फाइल को बंद करता हुआ खड़ा हो गया था। बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक और साहिबा अंदर दाखिल हुए। उन्होंने इसको कोट हैंगर से उतार कर उसे पकड़ाया था। अजीब सी शान बेनियाजी इस शख्स की हर अंदाज से झलक रही थी, यानी जैसे उसे अपने वो दुनिया में किसी से कोई दिलचस्पी ना हो। आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाकर वो अपना मोबाइल उठाकर वो बाहर निकल गया था। फ़ौरन साहब जो गालिबन सेक्रेटरी थे उसका ब्रीफकेस उठाकर खारमा उसके पीछे पीछे चल दिए थे। सॉरी बेटा, आप बोर हो रही होंगी, बातों में वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अम्मा कमरे में दाखिल होकर आदत के मुताबिक नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। अम्मा क्या टाइम हुआ है? सारा ने टेलीस्कोप वापस रखकर पूछा था। बेटा 5 बज रहे हैं। अच्छा, तो वो ऑफिस टाइम ख़त्म होने पर उठकर गया है। सारा ने अम्मा के जवाब पर दिल में सोचा था। अगली सुबह वो 8 बजे ही उठ गई थी। अम्मा हैरान थी कि ये रोज़ाना तो ये 10 बजे भी बामुश्किल उठती है जब डॉक्टर राउंड पर आते हैं। आज क्या हुआ है? अम्मा ये ज़रा मेरे बेड को थोड़ा ऊपर कर दें, क्योंकि उसे हिलने झुलने में भी सख्त एहतियात की ताकीद की गई थी। चुनांचे उसने अम्मा से कहा था। अम्मा ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके सरहाने की जगह को ऊंचा कर दिया था। अब ये खिड़की पर से पर्दे हटा दें और मेरे टेलीस्कोप भी दे दें।
नया हुक्म जारी किया गया था। बेटा पहले नाश्ता वगैरह तो कर लो। अम्मा बेचारी हैरान परेशान कि ये क्या माजरा है। हाँ तो नाश्ता मुंह से करूँगी, चिढ़कर जवाब दिया गया और टेलीस्कोप आंखों के आगे लगाई गई। इसके कमरे की खिड़कियां और पर्दे वगैरह सब बंद थे। उफ, कहीं ऐसा न हो आज खिड़कियां व पर्दे बंद ही रखे। बड़ी दिल गिरफ्तगी के साथ सोचा गया था। अचानक सामने कमरे के पर्दे खुले, फिर उसके बाद वही कल वाले सेक्रेटरी साहब ने खिड़कियां भी खोल दी थी। भाई अब आप सामने से हट जाएं, हम यहाँ 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, सूख रहे हैं। उसने सेक्रेटरी को खिड़की में खड़े रहने पर जल कर सोचा था। ठीक 9 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। सेक्रेटरी साहब ने वही किया, क्या हुक्म मेरे आका, की तरफ फ़ौरन एंट्री दी थी। आज वो ग्रे कलर के सूट, डार्क ब्लू टाई और ऑफ वाइट शर्ट में मलबूस था। सेक्रेटरी साहब पर एक निगाह गलत डाले बगैर वो अपना कोट उन्हें थमाने के साथ साथ किसी से मोबाइल पर गुफ्तगू में मसरूफ़ था। अचानक वो किसी बात पर बेसाख्ता हंसा था। संजीदगी की तरह उसकी हंसी भी बड़ी प्यारी है। सारा ने खुद से कहा था, मगर ये किससे बातें कर रहा है? शायद अपनी बीवी से। खैर शादीशुदा तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा है। शादी के बाद लोग इतने खुश तो नहीं रहते। खुद ही अपने ख्याल को गलत करार दिया। फिर शायद अपनी मंगेतर से। खैर इतना फिजूल तो नहीं लगता कि सुबह ही सुबह वो भी ऑफिस टाइमिंग में मंगेतर साहिबा से बात करेगा। भाई ज़रूरी है कि क्या वो कोई लड़की से ही हो सकता है उसका किसी दोस्त का फ़ोन हो। वो खुद ही अपने आप से सवाल जवाब कर रही थी। वो अब अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। सेक्रेटरी साहब कमरे से जा चुके थे। एक और साहब ने अब अंदर एंट्री दी थी और गालिबन डायरी खोले हुए इसमें से कुछ पढ़कर सुना रहे थे। फ़ोन वो बंद कर चुका था और अब इधर उधर की तलाश करते हुए बड़ी गैर दिलचस्पी से उनकी हिकायत सुन रहा था। तो ये हजरत इतनी देर से लाइटर तलाश कर रहे थे। इसे सिगरेट सुलगाता देखकर उसने बड़े दुख से सोचा था, ये मुझे इतना अफसोस किस खुशी में हो रहा है। अगर वो सिगरेट पी रहा है तो पिए मेरी बला से, मगर इसे सिगरेट पीने की वजह से टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, अल्लाह ना करे। फ़ौरन दिल में कहा गया था। लेकिन उसके सिगरेट पीने का अंदाज़ा कितना खूबसूरत है। अगर जेम्स कैमरून उसे देख ले तो फ़ौरन उसे अपनी किसी अगली फिल्म में साइन कर ले। मगर अफसोस ये पर्सनैलिटी, ये स्टाइल यहाँ कराची में छुपा रह जाएगा। हाँ भाई, जंगल में मोर नाचे किसने देखा है। वो अपनी ये बचकाना हरकतें और बातें खुद ब खुद खूब इंजॉय कर रही थी। सेक्रेटरी वापस जा चुका था। अब वो अपनी लंबी चौड़ी मेज़ के कोने में रखे कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। उसके हाथ अभी कभी माउस पर होते थे तो कभी कीबोर्ड पर जल्दी जल्दी कुछ टाइप कर रहा होता। काफ़ी देर वो ये तमाशा देखती रही। अम्मा उसे टेलीस्कोप के साथ मसरूफ़ देखकर कब की दौरे पर रवाना हो चुकी थी। टेलीफोन की बेल पर उसने झुंझलाकर रिसीवर कान से लगाया था और बड़ी बेदिली से हूँ हाँ कर रहा था। शायद ये कंप्यूटर पर कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। इसका मतलब ये है कि अपने काम को बड़ी लगन के साथ करता है, यानी ज़िम्मेदार आदमी है। सारा ने उसके बारे में एक और अच्छी राय कायम की थी। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक खुशपूश और हैंडसम सा नौजवान अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखकर ज़िम्मेदार साहब फ़ौरन खड़े हो गए थे। एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर कुछ खतरनाक किस्म के कहके लगाए गए। अगर ये ट्रैफिक का शोर कुछ कम होता तो ये कहके यकीनन तौर पर मैं सड़क पार भी सुन सकती थी। नदारत खासे बेतकल्लुफ़ दोस्त मालूम हो रहे थे, क्योंकि वो खुद तो वापस अपनी सीट पर बैठ चुका था, जबकि वो उसकी टेबल पर चढ़कर बैठ गया था। थोड़ी देर आपस में कुछ बातचीत करते रहे और फिर दोनों ही उठकर कमरे से बाहर चले गए थे। ओफो, अभी पता नहीं वापस कब आएगा, सारा ने बड़े अफसोस से सोचा और टेलीस्कोप साइड में रख दिया था। आमिर भाई, आपका गिफ्ट इन बेकार तरीन दिनों में मेरे लिए खूब कारगर करामत साबित हो रहा है। उसने दिल ही दिल में आमिर का शुक्रिया अदा किया था। फिर वक्फे से कई बार उसने चिपक कर चेक किया, मगर हर बार मायूसी का ही सामना करना पड़ा। लगता है अब ये कल ही आएगा। हो सकता है किसी मीटिंग में गया हो। वो खुद ही कयास आरिया करने में मसरूफ़ थी। 3 बजे खाने के दौरान और दवाओं की बददिली से हलक से उतार कर जो दोबारा चेक किया तो सवारी बात बाहरी आ चुकी थी। सामने 2-3 अफराद और बैठे हुए थे और बड़ी संजीदगी के साथ खुदा मालूम किया गुफ्तगू हो रही थी। सेक्रेटरी साहब भी वहीं मौजूद थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ बोल भी रहे थे। ज़रा गौर करने से पता चला कि ये शायद यस सर का वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। ये शख्स इंतहा दर्जे का अय्यार, मक्कार और चापलूस है। सेक्रेटरी के बारे में उसने अभी ताज़ा ये राय कायम की थी। उसे जैसे ज़हीन आदमी को कम अज़ कम इस किस्म के
चमचे अपने इर्द गिर्द नहीं रखने चाहिए, कैसी वक्त कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सारा ने बड़ी समझदारी से सोचा था। फिर वो मीटिंग शाम 5 बजे अख्ताम पजीर हुई थी। उसे शायद कहीं जाने की जल्दी थी, इसीलिए वो और लोगों से भी पहले कमरे से निकल गया था। सबसे आखिर में सेक्रेटरी कंप्यूटर वगैरह ऑफ करके कमरे से बाहर। कुछ ही देर बाद सेक्रेटरी ने आकर खिड़कियां और पर्दे बंद कर दिए थे। वो अब फिर कल सुबह का इंतज़ार शुरू। उसे पता भी नहीं होगा कि एक लड़की सुबह से लेकर शाम तक इतने अहमाक से उसे देखा करती है। वो बड़ी दिल गिरफ्तगी से सोच रही थी। अगली सुबह वो फिर 8 बजे बेदार होकर अपने तमाम कामों से फारिग हो चुकी थी। मगर ये क्या, यहाँ तो 9 क्या 10 बजने वाले थे। अरे कहीं आज संडे तो नहीं हुआ? संडे तो नहीं है। ओह नो, अम्मा आज क्या दिन है? दिल ही दिल में सोच रहे उसने अम्मा को मुखातिब किया था। इतवार है बेटा, क्यों कोई काम है? अम्मा का जवाब हस्ब तवक्का था। एक तो ये इतवार भी पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ जाता है। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। इससे तो अच्छा था मैं सोती रहती। हाँ भाई, हमारे लिए क्या संडे क्या मंडे, उसने बड़े गमज़दा अंदाज में सोचा था। हमारा तो हर दिन छुट्टी का दिन है, ना कोई पूछने वाला ना कोई देखने वाला। बाप अमेरिका में डॉलर कमा रहे हैं और किसी को मेरी क्या परवाह है। इस पर फिर कतूनियत का दौरा पड़ा था। असल गुस्सा तो आज इतवार होने का था, मगर इस बहाने वो भी पता नहीं क्या क्या याद आना शुरू हो गया था। अगले रोज़ वो बड़े एहतमाम से कल की मायूसी, कोफ्त और गुस्सा भुलाए दोबारा उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। उसकी इस नई मसरूफियत ने अम्मा को कम अज़ कम बड़ा सुकून अता किया था। इस नाश्ते और दवाओं वगैरह से फारिग होकर मैं अभी आई का नारा लगाती वो जा चुकी थी। अब तो ये फ़िक्र भी नहीं थी कि ये अकेली परेशान और बोर हो रही होगी। जहाँ नीदा खातून थी, बच्ची की इस नई मसरूफियत का पेश मंज़र बगैर टेलीस्कोप आंखों से लगाए जानती थी। वही परसों वाली सारी कार्रवाई किसी रिप्ले की तरह चल रही थी, मगर वो बगैर किसी भी किस्म के उकताहट का शिकार हुए ये सब कुछ देख रही थी। कभी वो कंप्यूटर पर मसरूफ़ होता, कभी फ़ोन पर और कभी अपने किसी कोलीग की आमद पर उसके साथ गुफ्तगू करता था। उसे शायद किसी ने ये बताया हुआ था कि तुम अपने हो केयर्स वाले इस स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त लगते हो, इसीलिए ये किसी से भी बात कर रहा हो महसूस होता है, गोया मुखातिब से बात करके उसके दिल 10 नस्लों पर एहसान कर रहा हो। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक एक लड़की बड़े बेधड़क अंदाज में उसके कमरे में दाखिल हुई थी। कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियां लड़की को देखकर रुक गईं। बाछें यहाँ से वहाँ तक चिर गईं। ज़बरदस्त किस्म की मुस्कुराहट के साथ खड़े होकर मोहतरमा का खैर मकदम किया गया था। हज़रत भतीजे की नुमाइश तो यूँ कर रही हैं जैसे क्लोज़अप का एड में काम कर रही हों। वो बिलावजह तप रही थी। लड़की इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी और अब दोनों बड़े ज़ोर शोर से खूब मुस्कुरा कर आपस में बातचीत कर रहे थे। नीली आंखें, खूब गोरा रंग, शहद रंग की कमर तक के बाल, जिन्हें उसने ढीले ढाले अंदाज में बैंड लगाकर पोनी की शक्ल में दी हुई थी। स्टाइलिश किस्म का ब्लैक सूट जो उसकी गोरी रंगत पर खूब सज रहा था। सब मेकअप का कमाल है। ये लंबे बाल, वो तो मैंने कभी संजीदगी से बाल बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की, वरना इससे लंबे ही होते मेरे बाल। खैर, मेरे ऊपर ये शोल्डर्स तक की लेयर कटिंग ही बहुत सूट करती है। मेरी जान, अंगूर खट्टे हैं, कोई इसके अंदर से बोला था। लो, ख्वामोखा वो नए सिरे से अपने आप से ही चढ़ गई थी। मेरा बस चले तो इन मोहतरमा की कसकस छोटी बांध दूँ। इस लड़की की 5वीं मर्तबा बैंड बालों से निकालने और फिर दोबारा लगाने पर उसने जलकर सोचा था, घर से कस कर बाल बांधकर नहीं आ सकती थी। सब स्टाइल है, जानबूझकर अपनी लंबी जुल्फ़ का आसिर बनाने के लिए। और इन मौसूफ को भी तो देखो कैसे पीछे चले जा रहे हैं, जैसे इससे खूबसूरत लड़की आज तक देखी ही ना हो। मेरे पास इसके घर का फ़ोन नंबर होता तो उसकी अम्मी से ज़रूर शिकायत करूँगी कि आपके साहबजादे ऑफिस आवर्स में काम करने के बजाय हसीनाओं से मुलाकात फरमाते हैं। अब वो मॉनिटर पर इशारे से लड़की को कुछ दिखा रहा था और ख़ुद उसकी नज़रें भी मॉनिटर पर जमी हुई थी, मगर मोहतरमा बजाय मॉनिटर के मौसूफ को देख रही थी। चेहरे पर बड़े हसरतनाक किस्म के तासुरात सजे हुए थे। अचानक उसने स्क्रीन पर से नज़रें हटाकर खातून को देखा और गुस्से से कुछ कहा। खातून फ़ौरन सीधी होकर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जह हो गई। फिर 1 बजे वो दोनों उठकर कमरे से बाहर चले गए। अब शायद ये दोनों एक साथ लंच पर गए होंगे। बहुत गम से सोचा गया था। उसके मुतालिक सोचते सोचते जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वो सोकर उठी तो 5 बजने ही वाले ही थे। जल्दी से हाथ बढ़ाकर टेलीस्कोप उठाई और शायद अपने ऑफिस से उठ रहा था। सेक्रेटरी उसके साथ चलता हुआ जल्दी जल्दी कुछ बोलता भी जा रहा था, जबकि वो बड़ी खामोशी से उसे अपने सनग्लासेस और मोबाइल उठाकर उसकी बातें सुनता हुआ बाहर निकल गया था।
इस बिल्डिंग की ये बैक साइड थी, इसीलिए सारा ने कभी उसको आते जाते नहीं देखा था, जबकि अस्पताल का मेन गेट इसी रोड पर था। बीच में मौजूद रोड बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं था और इस पर सिर्फ वन वे ट्रैफिक चलता था। सारा बेदिली से अब रोड पर इधर उधर निगाहें दौड़ा रही थी। कितनी गाड़ियाँ और कितने लोग यहाँ से वहाँ भागते दौड़ते कराची की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ब्लैक कलर की गाड़ी ने ज़ोरदार तरीके से ब्रेक लगाए। सारा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। सामने वाली बिल्डिंग से ज़रा आगे वो गाड़ी रुकी थी और अब इसमें से एक साहब बरामद हुए थे। अरे, सारा हैरान रह गई थी। ये तो वही है। उसकी गाड़ी के सामने एक ज़ईफ़ खातून खड़ी थी। खातून तो खैर सही सलामत थी, मगर उनके हाथों में मौजूद सामान शायद ज़मीन पर गिर चुका था, जिसे वो खातून अब जल्दी जल्दी उठाने की कोशिश कर रही थी। चूँकि ये हादसा रोड के बिल्कुल किनारे पर हुआ था, इसीलिए इर्द गिर्द चलता ट्रैफिक कतार मुतासिर नहीं हुआ था। अपने शानदार सूट की परवाह किए बगैर घुटनों के बल बैठकर उनकी चीज़ें उठाने लगा। फिर जब तमाम चीज़ें उठा ली गईं तो वो बड़ी बी से कुछ बात करने लगा, जो कि सारा के समझ में नहीं आ रही थी, मगर तासुरात बता रहे थे कि वो मुआज़रत कर रहा है। बात करते करते उसने अपना वॉलेट निकाला और 500 रुपये बड़ी बी के हाथ में पकड़ाना चाहे। पहले तो वो इनकार करती रही, मगर फिर रख लिए। 3-4 मिनट की गुफ्तगू के बाद उसने बड़ी बी को भी अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी के आगे बढ़ा दी थी। अरे, ये रोड पर क्या गिरा है? सारा, जो अभी तक वहीं खड़ी रही थी, क्लोज करने पर उसकी एक कार्ड नज़र आया। मेरा ख्याल है कि अभी जब ये बड़ी बी को पैसे दे रहा था तो ये कार्ड उसी की वॉलेट से गिरा है, या हो सकता है ये पहले से गिरा हुआ हो। उसने खुद ही अपने ख्याल की नफ़ी की थी। ओह, अब क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये सोचना फिजूल है, सारा ने खुद को डांटा था। अम्मा, मेरी बात सुने। सारा ने जल्दी से उसको मुखातिब किया, जो टीवी पर कोई ड्रामा देखने में मसरूफ़ थी। क्या बात है बेटा? अम्मा वहीं बैठे बैठे बोली थी, बगैर स्क्रीन से नज़रें हटाए। आप यहाँ आए ना प्लीज़, जल्दी से। सारा की बेचैनी उरूज पर थी। अम्मा उसके ताज्जुब से देखते हुए पास आई थी। ये देखें, सामने रोड पर जो कार्ड पड़ा हुआ है ना, आप ही मुझे उठाकर ला दें, सारा ने बड़ी बेचैनी से कहा था। कार्ड? कैसा कार्ड? अम्मा हैरान परेशानी से शक्ल देख रही थी। और एक तो आप सवाल जवाब बहुत करती हैं, सारा ने चिढ़ कर कहा था। ये टेलीस्कोप से देखती बिल्कुल सामने वो कार्ड कॉर्नर पर सामने वाली बिल्डिंग से ज़रा आगे, वो जहाँ से अभी एक स्कूटर वाला गुजरा है ना। अम्मा उसकी आंखों से टेलीस्कोप लगाने के साथ साथ उन्हें जाए वक़्त भी समझाने की कोशिश ज़ोर शोर से कर रही है। हाँ हाँ, एक आ गया नज़र, अम्मा खुश होकर बोली थी। शुक्र है, सारा ने गहरी तमानियत से भरी सांस ली थी। अब मज़ीद कोई इन्वेस्टिगेशन किए बगैर ये कार्ड मुझे उठाकर ला दें, जल्दी करें ना, कहीं वो हवा से ना उड़ जाए। अम्मा हैरान ये सारी तकरीर सुनने के साथ साथ अपना दुपट्टा संभालती दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी और रास्ते में कहीं अपनी सहेलियों से मजाकरात मत शुरू करवा दीजिएगा। अगर कोई रोके तो भी कह दीजिएगा कि बाद में बात करूँगी। देखें, ये कार्ड मुझे हर कीमत पर चाहिए, वरना मैं रात का खाना भी नहीं खाऊंगी और दवा भी नहीं पीऊँगी। अम्मा ने कमरे से निकलते हुए तमाम अहकामात और धमकियाँ सुनी थीं। लो बेटा, हाँफती काँपती अम्मा ने अंदर दाखिल होकर कार्ड उसके हाथ में पकड़ाया तो सारा को थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई। बेचारी अम्मा को इस उम्र में मेरी वजह से इतनी भाग दौड़ करनी पड़ी। और एक वो था जो एक बिल्कुल मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस गंदी बूढ़ी औरत को अपने बराबर अपनी शानदार गाड़ी में बिठाकर ले गया था। खैर, मैं भी अम्मा का बहुत ख्याल रखती हूँ। कभी नौकर समझकर उनसे बात नहीं करती। अपने मिजाज के मुताबिक फ़ौरन ख़ुद को तसल्ली दी गई थी और कार्ड पर नज़रें दौड़ाई। बहुत खूबसूरत क्रीम कलर का कार्ड, खूबसूरत और कदरे उभरे हुए अल्फाज में सियाह रोशनाई से लिखा हुआ था, वलीद हसन खान। नीचे अवामुल नास और मुतासिर करने के लिए किसी किस्म की डिग्रियों का कोई जिक्र नहीं किया गया था, बल्कि सिर्फ इतना लिखा था कि इस फर्म यानी HK एसोसिएट्स की वो मालिक था। उसने नीचे ऑफिस का एड्रेस, 3-4 फ़ोन नंबर्स, फैक्स नंबर्स और ईमेल्स एड्रेस लिखा हुआ था। अब पता नहीं ये इसका विजिटिंग कार्ड है भी, या हो सकता है इसके किसी दोस्त का हो, और ये भी तो हो सकता है कि ये कार्ड सिरे से उसका हो ही ना, बल्कि आने वाले से पहले वहाँ से गिरा हो। कार्ड को देखकर ज़रा कार्ड को टेबल की दराज में डालते हुए उसने सोचा था।
सारा को उसका मुताला करते हुए 20-25 रोज़ बीत चुके थे। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये वक्त वो बड़े मसरूफ़ अंदाज में इर्द गिर्द से तकरीबन कटकर गुजारती थी, और अब तो वो ये भी बता सकती थी कि वो में बैठकर तकरीबन 8 से 10 सिगरेट पी जाता है, 4 या 5 कप चाय को तो बहुत ही शौक़ से पीता है। इतने दिन लगातार उसको देखते रहने के बाद उसमें से जो राय सारा ने आखिर की थी वो कुछ ऐसी थी कि इस बंदे का ज़ाहिर जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा दिलकश है, बातिन उससे कहीं ज़्यादा दिलकश है। ज़िम्मेदार, मेहनती, वक्त का पाबंद, अपने मोहतियों के साथ एक खुश मिजाज और मगर ऑफिस से बाहर एक हमदर्द इंसान जिसे अपने बराबर को कोई गुरूर ना था, अपने रुतबे का कोई गुरूर ना था। कभी ज़िंदगी में मेरे इसके साथ बातचीत होगी या बस मैं इसको दूर दूर से ही देखकर रह जाऊंगी। सारा अक्सर ये बात सोचती थी। उससे आए रात के 9 बज रहे उस वक्त रात के 9 बज रहे थे, रात के 2 बज रहे थे जब सारा अचानक आंख खुल गई थी। दिन भर की मसरूफियात के बाद वो रात 10 बजे ही सो जाया करती थी। अब जो आंख खुली बहुत बेजारी हुई, और अब तो नींद भी दोबारा मुश्किल से ही आएगी। दूसरे बेड पर बेखबर सोती अम्मा को रश्क से देखा था। आंखें बंद करके 5-10 मिनट सोने की कोशिश की मगर बेसूद। आखिरकार तंग आकर टेबल लैंप ऑन किया और पास रखी किताबें उठाने ही लगी थी कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई थी, रोड लाइट्स भी बंद थीं। उसे कुछ शक सा हुआ था कि उसके कमरे में शायद हल्की सी रोशनी हो रही है। इतनी दूर से कुछ वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा था। सारा ने जल्दी से टेलीस्कोप उठाकर आंखों से लगाई। कमरे में उसे 2-3 इंसानी होले से नज़र आए थे। रोशनी इतनी कम थी कि बावजूद कोशिश के वो कुछ भी समझने से कासिर थी। इनमें से एक के हाथ में गालिबन टॉर्च थी। उसकी रोशनी में ही सारा ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया था। ये क्या हो रहा है? क्या कोई चोरी या कुछ और? उसने अपने आप से सवाल किया था। अचानक कमरा रोशन हो गया था। वो 3 लोग थे। 2 की पीठ उसकी तरफ थी और एक जिसने शायद लाइट्स अभी अभी ऑन की थी उसकी तरफ मुँह किए हुए था। ये कौन है? वो अपने जहन पर जोर डालने लगी थी। नहीं, इसे मैंने आज से पहले ऑफिस में नहीं देखा। उसने जहन में इन तमाम लोगों की जान जिन्हें वो यहाँ आता जाता देख रही थी सोचते हुए आखिरकार कहा। वो एक 30-32 साल का जवान था। होलिया और शक्ल सूरत से पढ़ा लिखा और मुअज़्ज़ज़ ज़ाहिर कर रहे थे। अब वो बाकी दोनों साथियों से कुछ बात करने लगा था। उसकी बात का जवाब देने के लिए उन दोनों में से एक मुड़ा तो उसको देखकर वो धक से रह गई थी। शायद नहीं बल्कि यकीनन वो सेक्रेटरी था। ओह, तो मेरा शक सही था। ये सेक्रेटरी का बच्चा मीर जाफ़र आसिन का सांप जिसे थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर रहा है। उसने गुस्से में 2-3 मुहावरों को यकजा किया था। मगर ज़रूरी तो नहीं है कि ये कोई गड़बड़ ही कर रहे हों। हो सकता है कि ऑफिस की कोई काम हो। उसके दिल ने कहा था ऑफिस का काम रात के 2 बजे, वो भी चोरों की तरह टॉर्च की रोशनी में। दिमाग ने मजाक उड़ाया था। अब वो तीनों मिलकर उसकी ऑफिस टेबल की दराज खोलने की कोशिश कर रहे थे। 15-20 मिनट की जद्दोजहद के बाद वो दराज खोलने में कामयाब हो गए और इसमें से बड़ी एहतियात के साथ कोई फ़ाइल सेक्रेटरी ने खुद अपने हाथ से निकाली थी। तीसरा आदमी जो अपनी शक्ल व सूरत और तलवार मार के मूँछों से कोई छटा हुआ बदमाश या किराए का कातिल नज़र आ रहा था। हाथ में रिवॉल्वर था थामे सेक्रेटरी और उस जवान से पहले ही बाहर निकल गया था। सबसे आखिरी में सेक्रेटरी ने कमरे में अच्छी तरह एक नज़र डालकर यानी गड़बड़ के आसार मिटाकर कमरे से बाहर निकलने लगा तो उसमें नज़र खुले पर्दों पर खिड़कियों पर पड़ी। जो जल्दी से आगे बढ़ा और खिड़कियाँ बंद करने लगा तो सारा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। जल्दी से टेलीस्कोप रखी और लैम्प भी ऑफ कर दिया। थोड़ी देर में जब दराज ज़रा हवास बहाल हुए तो ख़ुद अपने आप पर ही हंसी आई थी। मैं भी पागल हूँ, इतने अंधेरे में भी वो इतनी दूर से इसी में नज़र कहाँ से आ रही होंगी। वो कमीना तो अपनी चोरी के आसार मिटाने के चक्करों में था। खुदा भला करे चपरासी का जो शायद आज गलती से ये पर्दे बंद करना भूल गया था, वरना उनके इतने मज़हूम अक़दाम का यानी शाहिद कोई भी ना होता ऐनी शाहिद कोई भी नहीं होता। लेकिन अब मुझे करना क्या चाहिए? क्या चुपचाप खामोश तमाशाई बने रहूं और पराए फड्डे में टांग ना अड़ाऊं? नहीं, ये इंतहा दर्जे की खुदगर्जी है। वो इतना अच्छा इंसान है और उस बेचारे को तो मालूम भी नहीं होगा कि उसके गिर्द कैसे कैसे साजिशें हो रही हैं। दोस्त नुमा दुश्मन कैसे उसे नुकसान पहुंचा के दर पे हैं। मुझे ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए, उसने खुद अपने आप को समझाया था। मगर कैसे? वो सवाल खासा परेशान कुन था। सोचते सोचते अचानक उसकी ध्यान विजिटिंग कार्ड की तरफ चला गया।
मैं सुबह ही उसे फ़ोन करूँगी, कोई बात नहीं। अगर वो उसका नंबर ना हुआ, ट्राई करने में क्या हर्ज है। अगर फ़ोन पर बात ना हो सकी तो फिर मैं कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करूँगी, लेकिन ये तय है कि मुझे उसकी मदद ज़रूर करनी है। फजर की अज़ान होने तक वो पक्का इरादा कर चुकी थी। फिर बड़ी बेचैनी से उसने सुबह होने का इंतज़ार किया। अम्मा, ये ज़रा फ़ोन मुझे पकड़ा दें। उसने अपनी सीट संभालते देखकर सारा ने फ़ौरन अम्मा को मुखातिब किया था। हुक्म की तामील हुई। फ़ोन अपने पास रखकर वो अम्मा से बोली थी, क्या बात है, आज आप अभी तक अपने दौरे पर नहीं रवाना हुई? अम्मा ने बड़ी मायनेखेज़ी मुस्कुराहट से उसे देखा और बोली थी, हाँ, जा रही हूँ। अच्छा तो फिर जाए ना। सारा उनकी बेवक्त मुस्कुराहट से चिढ़कर बोली थी। अम्मा के बाहर निकलते ही सारा ने इधर देखा था। वो बहुत अहमाक से कुछ लिखने में मसरूफ़ था। यही मौका अच्छा है, इस वक्त इसके कमरे में कोई और भी नहीं है। उसने जल्दी जल्दी सबसे ऊपर लिखा हुआ नंबर ज़ाइल कर दिया। दूसरी तरफ पहली ही बैल पर फ़ोन उठा लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम। एच के एसोसिएट्स। एक खूबसूरत निस्वानी आवाज़ उसकी समातों से टकराई। वालेकुम अस्सलाम। सारा ने थूक निगलते हुए कहा था, मुझे वलीद हसन खान साहब से बात करनी है। दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो गए थे। अपनी इस कैफियत पर उसे खुद पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। आप कौन बात कर रही हैं? दूसरी तरफ बड़ी तजवीज़ और शाइस्तगी से दरियाफ्त किया गया। मैं उनकी कज़िन बोल रही हूँ। आप प्लीज़ मेरी उनसे जल्द से जल्द बात करवा दीजिएगा। अब उसने आवाज़ में ज़रा सा रौब पैदा करने की कोशिश की थी। ये तो वो सोच भी चुकी थी कि कज़िन बनकर फ़ोन करना है। लड़की ने गालिबन उसके एतमाद और रौब से मुतासिर होकर उसको होल्ड करने के लिए कहा था। मुझे अपने अंदर एतमाद पैदा करना चाहिए। वो खुद से मुखातिब थी जब ऊपर ऑपरेटर की आवाज़ आई थी, आप बात करें। हाथ पांव बाकायदा काँप रहे थे जब उसने एक खूबसूरत मर्दाना आवाज़ सुनी थी। यस, वलीदी स्पीकिंग। वो शुक्र, मैंने सही नंबर डायल किया है। सामने उसको रिसीवर कान से लगाते हुए देखकर सारा ने खुश होकर सोचा था। यकीन ही नहीं आ रहा था आज उसे मुखातिब है। हेलो। आपकी ज़रा झंझलाई हुई आवाज़ कानों से पड़ी थी तो वो एकदम चौंकी थी। अस्सलाम वालेकुम। सारा ने इस पर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम। लहजा अच्छा खासा खुश्क था। एक आध सेकंड उसने सारा के कुछ बोलने का इंतज़ार किया, फिर बोला था, खातून, आप कौन बोल रही हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। यूँ लग रहा था कि झुंझलाहट को दबाकर आहिस्तगी का ज़बरदस्त मुजाहरा कर रहा हो। देखें, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। सारा ने जल्दी जल्दी जुमला मुकम्मल किया था। मगर पहले अपना तारुफ तो करवाएं। बराहस्ता जवाब मौसूल हुआ था। नाम को आप रहने दें, बस ये समझें कि मैं आपकी खैरख्वाह बात कर रही हूँ। और अभी जुमला उसके मुंह में ही था कि ज़ोरदार आवाज़ के साथ रिसीवर पटक दिया गया था। सारा ने घूर कर रिसीवर को देखा था। हद है बदतमीज़ी की। मेरी बात पूरी सुनी भी नहीं मौसूफ ने और ले रिसीवर पटक दिया। एक तो इनकी ही फ़ायदे की बात थी। सच है, नेकी का ज़माना ही नहीं रहा है, सारा ने जलकर सोचा था। इधर अब वो फ़ोन उठाकर किसी पर बुरी तरह बरस रहा था। अंदर से लग रहा था कि अपनी किसी मोहताज के क्लास ले जा रही है। कुछ ही देर बाद वो अपनी ताज़ा तरीन तवाज़ा भुलाए फिर मदर टेरेसा बनी उसका मोबाइल नंबर मिला रही थी। दूसरी तरफ काफ़ी बैलों के बाद बहुत बुरे मूड के साथ हेलो कहा गया था। देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरी बात पूरी सुन लें प्लीज़। सारा ने बड़ी आजिज़ी से जल्द अपनी बात मुकम्मल की थी। मोहतरमा, मैं गुमनाम कॉल्स पर बात नहीं करता, कोई और नंबर ट्राई करें। वो शायद मोबाइल ऑफ़ करने वाला था। प्लीज़, अगर आपने मेरी बात ना सुनी तो मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि मैं आपकी कोई मदद ना कर सकी। देखें, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ये क्या चला जाएगा? आपका क्या चला जाएगा अगर आप सिर्फ 2 मिनट में अपनी कीमती वक्त में से निकाल कर मेरी बात सुन लेंगे? प्लीज़, फ़ौरन, फॉर गॉड्स सेक। सारा ने अच्छी खासी भर्राई हुई आवाज़ में इल्तिजा की थी। दूसरी तरफ एक गहरी सांस ली गई थी। फरमाएं। आपके इल्तिजा कदर नरम था। देखें, आपके इर्द गिर्द आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं और उन साजिशों में आपके बहुत करीबी लोग इन्वॉल्व हैं। सारा ने उसके नर्म लहजे को महसूस करते हुए कदर सुकून से जवाब दिया था। अच्छा, मसलन कौन लोग? दूसरी तरफ कदर इस्ताज़िया अंदाज में दरियाफ्त किया गया था। वो कहते कहते रुक गई थी। आई एम सॉरी, मुझे उन साहब का नाम नहीं मालूम, मगर वो जो गंजे से हैं और पिछले एक हफ्ते से ग्रे कलर का सफारी सूट पहनकर आ रहे हैं, शायद आपके सेक्रेटरी वही हैं जो पॉल्यूटेड ग्लासेस लगाते हैं। वो अटक अटक कर बोल रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे दूसरी तरफ वो हंस रहा है। ये हंसी रोकने की कोशिश कर रहा है। वो इतनी हवास बाख्ता हो गई थी कि टेलीस्कोप से ध्यान ही हट गया था। दोबारा जल्दी से टेलीस्कोप आंखों से लगाई ताकि उसके तासुरात मालूम हो सकें। अच्छा, तो आप फ़हीम साहब की बात कर रही हैं। अचानक वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था।
बाय द वे फ़हीम साहब आपके ख्वाबों में आकर बताए गए हैं कि वो मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। आपका लहजा खासा दोस्ताना था। चलते चलते वो खिड़की में आकर खड़ा हो गया था और इधर उधर लापरवाही से नज़र दौड़ाने के साथ साथ उससे भी मुखातिब था। नहीं, मुझे मेरे एक जानने वाले ने बताया था, और वो क्योंकि इन तमाम वाक़यात से अपने आप को अलग थलग रखना चाहता है, इसीलिए उसने ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है कि मैं आप तक ये इत्तला पहुँचा दूँ। वो आपका बहुत बड़ा खैरख्वाह और हमदर्द है और आपके इन फ़हीम साहब की करतूतों का आनी शाहिद भी है। सारा ने बड़ी खुद एतमादी से झूठ बोलते हुए कहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसका असला एतमाद लौट कर आ रहा था। आप ज़रा तफसील से बताएं ताकि मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ सकूं। नर्म और मीठे लहजे में बात करता वो मुसलसल यहाँ वहाँ खिड़की से खड़ा पता नहीं क्या देख रहा था। उसने मुझे बताया है कि रात को आपके यही फ़हीम साहब और 2 लोग और, जिनमें से एक तो कोई किराए का कातिल लग रहा था, जबकि दूसरे साहब कुछ माकूल नज़र आ रहे थे, आपके ऑफिस में आए थे और फिर आपकी दराज में से उन्होंने एक फ़ाइल निकाली थी। आप चाहें तो चेक करके देख लें, दराज में आपकी कोई बहुत ज़रूरी फ़ाइल गुम होगी। सारा ने सुकून से अपनी बात मुकम्मल की। और मेरा तो ख़्याल है कि आपको अपनी हिफाजत का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचा दे। इस बदमाश के हाथों में तलवार, हाथ में तो रिवॉल्वर भी था। सारा बीबी अपनी फितरत से मजबूर होकर नसीहतों पर उतर आई थी। मेरे लिए आपकी फ़िक्रमंदी का बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक सारा को यूँ लगा जैसे वो उसकी तरफ देख रहा है और ये कि उसकी आंखों में अचानक बड़ी ख़ास किस्म की चमक पैदा हो गई हो। अरे वाह, इतनी दूर से मुझे कैसे देख सकता है वो? सारा ने अपने वहम नज़रअंदाज किया था, लेकिन ये जो मेरे खैरख्वाह और हमदर्द साहब हैं, उन्होंने क्या सुलेमानी टोपी पहनकर ये सारा मंजर देखा था? वो खिड़की के पास से हट चुका था और सारा ने सुकून का सांस लिया था। वो जो अभी अभी एहसास हुआ था कि वो मुझे देख रहा है, फ़ौरन ख़त्म हो गया था। अगर देख लिया होता तो इतनी जल्दी यहाँ से न हटता। दूसरा, उसकी बातचीत से भी एहसास नहीं हो रहा था। सारा ने दिल ही दिल में ख़ुद को इत्मीनान दिलाया था। आप प्लीज़ इन सारी बातों को रहने दें। इनफैक्ट मुझे खुद नहीं मालूम कि उन्होंने ये सब कैसे मालूम किया। सारा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा था। और फिर सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप अपने दुश्मनों से होशियार हो जाएं, उनकी साजिशों को नाकाम बना दें। बल्कि मेरा ख़्याल तो ये है कि आपको फ़ौरन पुलिस की मदद लेनी चाहिए। और आपके ये फ़हीम साहब तो मुझे शुरू दिन से ही मशकूक लगते हैं। पता नहीं इतने चापलूस आदमी को आपने क्यों रखा हुआ है। सारा को बोलते बोलते अचानक अपनी हिमाकत का एहसास हुआ तो जल्दी से बात संभालते हुए बोली थी। मेरा मतलब है कि जी, मैं आपका मतलब अच्छी तरह समझ गया हूँ। आपको ये सब मेरे इस गुमनाम हमदर्द ने ही बताया है। दूसरी तरफ फिर हंसकर कहा गया था। फिर कदरे शौकी से बात आगे बढ़ाते हुए वो बोला था, खुदा का लाख लाख शुक्र है, इस पूरी दुनिया में कम से कम एक लड़की, मेरा मतलब है आदमी तो ऐसा है जो मेरा हमदर्द है, जिसे मेरी फ़िक्र है, जो मेरे गम में घुलता है। जी नहीं, वो कोई घुलवुल नहीं रहा। सारा को उसकी बेमौका शौकी बिल्कुल नहीं भाई थी। दूसरी तरफ उसने बेसाख्ता कहकहा लगाया था। एनीवे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे उस हमदर्द गमगुजार और दोस्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी तरफ से उसे शुक्रिया ज़रूर कह दीजिएगा। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। रिसीवर रख कर जा चुका था। सारा ने भी कार्डलेस बेड पर रख कर आँखें मूंद ली थीं। अगली सुबह मामूल के मुताबिक वो अपनी प्यारी टेलीस्कोप को आंखों से लगाए लगाए सामने के नज़रें जमाए बैठी थी। मगर 10 तो क्या 11 बज गए थे, वो नज़र ही नहीं आया। अगरचे बाकी कमरों में चहल पहल नज़र आ रही थी, हो सकता है वो किसी काम से कहीं गया हो। जब शाम 4 बजे तक वो नज़र नहीं आया तो आखिर थक हार कर वो मायूस होकर सारा ने सोचा था। फिर ये मायूसी मज़ीद कोफ्त और झुंझलाहट का बाहिस हुई वक्त बनी थी। डॉक्टर फ़ारूक ने उसका तफसीली चेकअप करने और उसके ताज़ा तरीन एक्सरसाइजेज का मुआयना करने के बाद ही खुशखबरी सुनाई कि कल उसको इस कैद खाने से निजात मिलने वाली है। देखो बेटा, खुदा का शुक्र है कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो गई हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना तकलीफ़ दोबारा शुरू हो जाएगी। तुम्हें ज़्यादा देर बैठना नहीं है, झुक कर कोई काम नहीं करना है, किसी किस्म का कोई वज़न नहीं उठाना है। हाँ, चलने फिरने और लेटने पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर 3-4 महीने तुमने मुकम्मल एहतियात से गुजार लेती तो बस समझ लो फ़िक्र की कोई बात नहीं है। वो बड़ी बेतवज्जी से डॉक्टर फ़ारूक का हिदायतनामा सुन रही थी, जबकि जहन तो उसी बात पर अटका हुआ था कि कल से यहाँ से चले जाना है। अब जब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती तो जाने को कहा जा रहा है, जब रुकना नहीं चाहती थी तो ज़बरदस्ती रोक लिया गया था। काश मैं कुछ दिन और यहाँ रुक सकती। उसे अपने इतनी जल्दी ठीक हो जाने पर सख्त गुस्सा आ रहा था। फिर अगले दिन वो उसे नज़र नहीं आया था। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। इससे पहले तो इतने दिनों से मैं ऐसे कभी भी नहीं हुआ था।
पियोन ने सुबह खिड़कियां और पर्दे तो हस्बे रिवायत खोल दिए थे, मगर वो उस कमरे की रौनक पता नहीं कहाँ चला गया था। कहीं इसके दुश्मनों ने इसे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया। हो सकता है मेरा फ़ोन सुनकर उसने सेक्रेटरी से बाज़परस की हो और सेक्रेटरी उसको उसके साथियों से इस पर कातिलाना हमला कर दिया हो। ये ख्याल आते ही वो बुरी तरह परेशान हो गई थी। अम्मा खुशी खुशी सामान समेटने में मसरूफ़ थी और वो सख्त परेशान और अफसरदा सी बैठी हुई थी। अम्मा के लाख इसरार पर भी उसने उनका खाना नहीं खाया। पता नहीं वो किस हाल में होगा। या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाना, उसे उसके दुश्मनों से महफूज रखना। खामोशी से सर झुकाए वो उसके लिए दुआएं करने में मसरूफ़ थी। फिर जब अम्मा ने उसे चलने के लिए कहा तो उसके कमरे पर आखिरी अलविदाई नज़र डालते हुए अचानक से उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। क्या वो चेहरा अब कभी नज़र नहीं आएगा? अम्मा ने परेशान होकर उसकी शक्ल देखी थी। क्या हुआ बेटा, क्या चलने में तकलीफ़ हो रही है? वो बेचारी अपने हिसाब से यही समझी थी। हाँ, बहुत तकलीफ़ हो रही है, आंसू पीते हुए उसने जवाब दिया था। अच्छा ठहरो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अम्मा जल्दी से कहकर बाहर निकल गईं। खुदा के लिए अम्मा, अब तो इन डॉक्टरों से मेरा पीछा छुड़वा दीजिए, मैं तंग आ चुकी हूँ। वो अम्मा का हाथ जो सहारा देने के लिए आगे बढ़ा हुआ था झटक कर बाहर निकल गई थी। अभी अभी मेरे सामने वो रोती हुई चली गई है और ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि कभी कभी किसी के आंसू भी हमें खुशी फराहम करने का ज़रिया बन जाते हैं। इन 3 दिनों में मेरी ज़िंदगी में किस कदर खुशगवार तब्दीलियाँ आई हैं। मैं खुश हूँ, बेहद खुश। मैं वलीद हसन ख़ान, इस कंस्ट्रक्शन फर्म यानी HK एग्जीक्यूटिव एसोसिएट्स का मालिक और अपने मरहूम वालिदैन की करोड़ों की जायदाद का तन्हा वारिस। ये फ़र्म वगैरह तो सिर्फ मेरा शौक़ है, वरना बकौल मेरे दोस्तों के मुझे इतनी मेहनत और मगज़मारी करने के बजाय पूरी दुनिया की सियाहत के लिए निकल जाना चाहिए। खूब घूमना फिरना, खाना पीना और मौज मस्ती करना चाहिए, मगर यूँ बैठे बैठे बाप के पैसों पर ऐश करना मेरी फितरत के ख़िलाफ़ है। चुनांचे अपनी तालीम और शौक़ से मुनासबत रखती हुए फ़ील्ड का मैंने इंतखाब किया। NED यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने कैलिफोर्निया से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में MS किया हुआ है और अब गुज़िश्ता 3 सालों से अपनी फ़र्म को चला रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही कलील मुद्दत में मेरी फ़र्म ने अपना एक अच्छा इमेज बना लिया है। ये शायद अब से महीने भर पहले की बात है, जब एक दिन अपने ऑफिस में काम करते करते अचानक मुझे यूँ लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने सर उठाकर इधर उधर देखा, मगर कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने सर झटक कर और इस बात को अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया, मगर ये एहसास फिर भी मेरा पीछा न छोड़ सका। अगले रोज़ खालिद, जो मेरा खालाजाद भाई और दोस्त है, मुझसे मिलने आया तो मैंने उससे इस वहम का इजहार किया। खालिद ने हस्ब तवक्का मेरा खूब मजाक उड़ाया और बोला कि हो सकता है तुम्हारी कोई मरहुमा आशिक साहिबा हो, जो सामने वाले हॉस्पिटल में तुम्हारा नाम लेते हुए इस दरियाए फ़ानी से कूच कर गई हो और उनकी रूह यहाँ आसपास भटकती फिर रही हो। दरअसल मेरे इकलौते और साहब जायदाद होने की वजह से लड़कियाँ हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरती रहती हैं। और ख़ैर, मैं कोई बहुत पारसा और दरवेश सिफत इंसान भी नहीं हूँ। थोड़ी बहुत बातचीत तो सबसे ही कर लेता हूँ, मगर इस हद तक नहीं कि कोई गलतफहमी का शिकार हो जाए। मेरे दोस्त को इस बात का बहुत शिकवा रहता है कि मेरी मौजूदगी में उनकी दाल नहीं गलती है और लड़कियां उनको लिफ्ट ही नहीं करवाती। खैर, ये तो एक अलग किस्सा है। इस वक्त तो मैं अपने वहम के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे अंदर एक खूबी मेरे ख़्याल में ये है कि मेरा मुशाहिदा और नज़रें दोनों बहुत तेज़ हैं। मेरे दोस्तों के बकौल मुझे महकमा जासूसी में होना चाहिए था, क्योंकि ये खूबियाँ वहाँ बहुत काउंट होती हैं। मैं किसी को सिर्फ़ एक मर्तबा मिलकर उसकी शख्सियत के बारे में जो राय कायम करता हूँ वो कभी गलत साबित नहीं होती। आम तौर पर लोगों की 5 या 6 हिस्स होती हैं, मगर मेरा ख़्याल है कि मेरी शायद 7वीं हिस्स भी है। इसीलिए अपने इस वहम को खालिद के मजाक उड़ाने के बावजूद मैं नज़रअंदाज ना कर सका। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इर्द गिर्द कहीं कोई नज़र भी नहीं आता था। 3-4 दिन तो ऐसे ही अधेड़पन में गुजार दिए गए थे और फिर आखिरकार मुझे ये तस्लीम करना पड़ा कि इस बार मेरी 7वीं हिस्स ने मुझे धोखा दिया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा वहम ही था। अपने जहन से इस ख्याल को कसदन करके झटक कर मैं नए सिरे से उसे अपने मामूलात ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया था, अगरचे दिल अभी भी मुतमईन ना था। ये अब से 3 दिन पहले की बात है, जब तस्कीन ने, जो हमारे ऑफिस में टेलीफोन ऑपरेटर है, मुझे बताया कि मेरी किसी कज़िन का फ़ोन है। मैंने बात करवाने के लिए कहा तो तस्कीन ने लाइन मिला दी। दूसरी तरफ से अनजान आवाज़ सुनकर मैंने सोचा कि ये मेरी कौन सी कज़िन है। मेरे 2 मरतबा हेलो कहने पर आखिरकार खातून ने जवाब दिया,
उनकी बात सुनकर मैंने रिसीवर पटका और इंटरकॉम पर से तस्कीन की जो खूब खरी खरी सुनाई थी। आइंदा तुम पूछे बगैर किसी से भी मेरी बात मत करवाइएगा, और मैं यहाँ फारिग नहीं बैठा हूँ जो रॉन्ग कॉल्स अटेंड करता फिरूँ। सॉरी सर, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। वो बेचारी मेरे गुस्से से खौफज़दा माफ़िया मांग रही थी। तस्कीन को फारिग करके मैंने नए सिरे से अपना काम शुरू किया ही था कि मेरे मोबाइल की बेल बजनी शुरू हो गई थी। थोड़ी देर में तो मैं नज़रअंदाज करता रहा, फिर ख्याल आया कि कहीं कोई ज़रूरी फ़ोन ना हो। ये सोचते हुए मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ फिर वही ढीठ मोहतरमा मौजूद थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मोहतरमा को ऐसे ऐसे सुनाऊं कि आइंदा इस तरह की हरकतें करना ही भूल जाएं, मगर मेरी तरबियत और तहजीब मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती। चुनांचे गालियों को अपने लब पर ही रोक कर मैंने बादला ख्वास्ता उसकी बात सुनना शुरू की। उसने इतने दिलचस्प अंदाज में फ़हीम साहब का हुलिया बयान किया कि मुझे मज़ा ही आ गया। अचानक मेरे जहन में जैसे झमाका सा हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे ये लड़की यहीं कहीं आसपास ही मौजूद है और शायद मुझे देख भी रही है। ओह, तो मेरी सातवीं हिस्स सही कह रही थी। मैं एकदम अपनी कुर्सी पर से खड़ा हो गया और सिर्फ मसरूफ़ रखने की खातिर उससे बातें करने लगा। बातें करते करते मैं खिड़की में आकर खड़ा हो गया और बाहर सरसरी सा मगर बबातन गहरी निगाहों से अपने एतराफ़ का जायज़ा लेने लगा था। सामने मौजूद हॉस्पिटल से दाएं तरफ मेडिकल स्टोर, बाएं तरफ गाड़ियों का शोरूम, इसके आगे स्कूल और स्कूल के बराबर में क्लिनिक। एक नज़र अपने अतराफ़ का जायज़ा लेने के बाद मैंने सोचा कि इस लड़की को लाजमी तौर पर इसे हॉस्पिटल में ही मौजूद होना चाहिए। अब मैंने इर्द गिर्द से नज़रें हटाकर मुकम्मल तवज्जो के साथ हॉस्पिटल का जायज़ा लेना शुरू किया। मेरी इस तमाम कार्रवाई के दौरान वो मेरी बातों का जवाब भी दे रही थी, जो मैं बड़ी गैर दिलचस्पी से सुन रहा था। मेरी असल दिलचस्पी तो मोहतरमा के दरियाफ्त में थी। उसकी बात ख़त्म होने पर कुछ और वक्त हासिल करने के लिए मैंने उससे कहा कि वो मुझे तफसील से सारी बातें बताए। जवाब में मोहतरमा फिर शुरू हो चुकी थी और मैं अपने काम में मसरूफ़ था। उसकी तमाम गुफ्तगू में जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो उसके मेरे लिए फ़िक्रमंदी थी। वो बिल्कुल अनजान और गैर लड़की इतनी अपनायत के साथ कह रही थी कि आपको अपनी सिक्योरिटी का भी कुछ न कुछ इंतज़ाम ज़रूर कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो वो आपको कोई नुकसान पहुँचा दे। इस बदमाश के हाथ में रिवॉल्वर भी था। ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की के लिए मैंने अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता हुआ महसूस किया था, वरना तो मुझे यूँ लगता था कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोग मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करते हैं, और ये लड़की जो हर वक्त मेरे इर्द गिर्द मंडलाती रहती है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ दौलत के ही करिश्मे हैं। उसकी फ़िक्रमंदी के जवाब में मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और अभी मैं सोच ही रहा था कि वो क्या बात करूं जिससे गुफ्तगू कुछ देर और जारी रह सके। इस वक्त अचानक मुझे एक कमरे में बेड पर नीम दराज एक लड़की नज़र आई। मुझे लगा यही वो लड़की है, क्योंकि उसके चेहरे पर शायद कैमरा या शायद टेलीस्कोप था, वरना इतने बड़े हॉस्पिटल के इतने कमरों में बेशुमार लड़कियां और ख़वातीन नज़र आ रही थीं। इस लड़की की आंखों से लगी टेलीस्कोप और हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। दरमियान में क्योंकि अच्छा खासा फासला, इसलिए मुझे मोहतरमा बहुत वाज़ा तो नज़र नहीं आ रही थी। बावजूद अपनी इंतहाई तेज़ नज़रों के सब कुछ गैर यकीनी सा था, मगर वही मेरी मशहूर ज़माना सातवीं हिस्स मुझे बता चुकी थी कि ये वही लड़की है। मैं उसे अभी यह इम्प्रेशन नहीं देना चाहता था कि उसको देख चुका हूँ और ये कि उसके झूठ के कलई खुल चुकी है। चुनांचे खिड़की के आगे से हट गया और अपने साबका टोन में ही उससे गुफ्तगू जारी रखी थी। मुझे 100% यकीन था कि मोहतरमा को मालूम भी नहीं हुआ होगा कि वो पकड़ी जा चुकी हैं। वो बेचारी मुझे पुलिस से मदद लेने और होशियार रहने की नसीहतें कर रही थी। वो थोड़ी थोड़ी बेवकूफ़ भी थी और मैं ज़रूरत से ज़्यादा चालाक, इसीलिए उनकी इन बातों पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हंसी ही आ रही थी जिसे मैं ज़ब्त किए हुए था। उस दिन तो मुझे साइट पर जाना था। चुनांचे खातून से मुतालिक तमाम नेक ख्यालात को पसे पुश्त डालकर मैं ऑफिस से निकल गया। अब मुझे क्योंकि ये मालूम हो चुका था कि मुझे कौन देख रहा है और कहाँ से देख रहा है, इसीलिए अपना मोबाइल उठाते, सनग्लासेस लगाते और वॉलेट जेब में ठूसने में बाज़ाहिर अपने काम में मसरूफ़ होने के बावजूद जानता था कि खातून मुसलसल मुझे ही देख रही हैं और इस बात पर हैरान भी हो रही हैं कि इतनी खौफनाक इंशफात के बाद भी इतने सुकून से हूँ। दरअसल ये फ़ाइल तो मैंने चूहेदान में चूहे को फंसाने के लिए ही इस्तेमाल होने वाली रोटी की तरह ख़ुद ही फ़हीम साहब के सामने अच्छे खासे मशकूक तरीके से दराज में रखी थी और इनको बताया था कि इसमें मेरे बहुत ही ज़रूरी और खुफिया किस्म के प्रोजेक्ट्स की तफसीलात मौजूद हैं। असल में फ़हीम साहब पर मुझे काफ़ी अर्से से शक था, मगर कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। चुनांचे अपने SP दोस्त अख्तर गिलानी के मशवरे पर मैंने ये हरकत की। मेरे दोस्तों के मुकाबले में
दुश्मनों की फहरिस्त बहुत तवील है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बहुत ही बुरा और झगड़ालू किस्म का आदमी हूँ, बल्कि फ़साद की जड़ वही दौलत है जिसने अज़ल से इंसान को इंसान का दुश्मन बनाया हुआ है। मेरे सगे चचा और उनका लाडला दिन रात मेरे खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। उनका बस चले तो मुझे जान से मारने से भी गुरेज ना करें, मगर जिसे अल्लाह रखे। मेरे वालिदैन की दुआएं हर मुश्किल में मेरे काम आती हैं और मुझे इब्लीस की चालों से बचाती हैं। इस मर्तबा उन्होंने फ़हीम साहब को ख़रीद कर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इस बेचारी को तो मालूम भी नहीं होगा कि जिस रात वो लोग फ़ाइल चोरी करके बाहर निकले थे, पुलिस ने उन तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। चचा बेचारे तो आजकल बेटे की ज़मानत के चक्कर में फिर रहे थे, और रहे फ़हीम साहब तो इस उम्र में गद्दारी की ये सज़ा मिली है कि नौकरी से तो हाथ धोए ही हैं, उम्र भर की नदामत और रुसवाई भी ख़रीद ली है। मोहतरमा, बहुत दिन आपने हमारा मुताल्ला कर लिया है, अब कुछ दिन हमें भी अपनी स्टडी करने दीजिए। अगली सुबह तैयार होने के बाद दीगर चीज़ों के साथ साथ मैंने अलमारी से अपने टेलीस्कोप निकालते हुए सोचा था, ये टेलीस्कोप पिछले साल मैंने और आमिर ने इकट्ठे, वाह भाई टोक्यो में एक नुमाइश से ख़रीदे थे। ये ख़ासी मुनफरिद और प्रोफेशनल किस्म की टेलीस्कोप है। दरअसल मुझे सहायत का शौक़ है और सफ़र के दौरान अच्छे से अच्छा कैमरा और बेहतरीन टेलीस्कोप रखना मेरी हॉबी है। आमिर ने बताया था कि वो ये टेलीस्कोप अपनी बहन को गिफ्ट करेगा। ये अचानक तुम्हारी बहन कहाँ से पैदा हो गई? मैंने हैरान होकर पूछा था। आमिर 3 भाई हैं, इनकी कोई बहन नहीं है तो वो आमना की फ्रेंड, मगर मुझे बिल्कुल सगी बहनों की तरह ही अजीज़ है। आमिर ने बड़े प्यार से बहन साहिबा का जिक्र किया था। तुम मेरी शादी पर यहाँ नहीं थे, वरना उससे ज़रूर जानते। हमारी शादी पर उसने खूब हल्ला गुल्ला किया था। आमिर की जिन दिनों शादी हुई थी, मैं अपने MSc में मसरूफ़ था, इसीलिए वहीं की कैलिफोर्निया से गिफ्ट और कार्ड वगैरह भेज दिए थे। आमिर मेरा कॉलेज फ्रेंड है, एक अच्छा और मुखलिस इंसान। इस दिन अपने मामूल के बरखिलाफ़ मैं 8:30 बजे ही ऑफ़िस पहुंच गया था। मुझे क्या करना है मैं रात में ही प्लान कर चुका था, इसीलिए अपने ऑफ़िस में बैठने के बजाय बराबर वाले कमरे में सेक्रेटरी ऑफ़िस में विराजमान हो गया था। फ़हीम साहब तो ज़ाहिर सी बात है पुलिस के मेहमान हैं, और फ़िलहाल कोई नया सेक्रेटरी मैंने अपॉइंट नहीं किया है। चुनांचे सामने देखने के लिए ये आइडियल जगह थी। अपने स्टाफ से मैंने कह दिया था कि आज मैं बहुत बिज़ी हूँ, कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो तो आए, वरना बेहतर है कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। खिड़की के ऊपर पर्दे मैंने पड़े रहने दिए थे। सिर्फ किनारे पर से ज़रा सी जगह बनाकर टेलीस्कोप आगे किया को बाहर की तरफ निकाला, रास्ता हमवार किया था और कुर्सी पर आरामदा हालत में बेफिक्र होकर बैठ गया था। सामने नज़र डालते ही जिस चीज़ ने मुझे चौंकाया वो टेलीस्कोप ही था। अगरचे ये तो मैं कल ही देख चुका था कि वो मुझे टेलीस्कोप के ज़रिए देखा करती हैं, मगर ये तो वो मेरी टेलीस्कोप जैसी ही थी। पाकिस्तान में ये अभी इतनी आम नहीं हुई है, इसीलिए मेरा चौंकना बिल्कुल फितरी था। ज़रूरी तो नहीं है कि ये आमिर की बहन साहिबा ही हो, मैंने ख़ुद को टोका था। मोहतरमा कभी खिड़की की तरफ, कभी घड़ी की तरफ तो देख रही थी, तो कभी मेरे ऑफ़िस की तरफ। इनके पास घड़ी एक खातून बड़ी आजिज़ी से कुछ कह रही थी, जिनकी बात का मोहतरमा जवाब तक नहीं दे रही थी। इसका मतलब है मोहतरमा काफ़ी मूडी और बददिमाग वाक़या हुई हैं। लाइट ब्लू शलवार कमीज़, अपने कदरे बिखरे बालों और चेहरे पर सारे जहान की बेजारी तारी किए वो कुछ झुंझलाई हुई लग रही थी। ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि मोहतरमा को किस मर्ज़ का शिकार हैं, मगर चेहरे पर छाई कमज़ोरी और बेजारी ज़ाहिर कर रही थी कि तवील बीमारी से उकता चुकी है। करीबन 12 बजे वो बिल्कुल मायूस होकर टेलीस्कोप एक तरफ रख कर आँखें बंद करके लेट गई थी। उसकी बेजारी और कोफ्त मुझे हैरान कर रही थी। क्या मैं इतना अहम हूँ कि कोई हर वक्त मुझे देखता रहे, और जब मैं कुछ जवाब में कुछ चाहे भी ना? 2 बजे वो ज़ईफ़ खातून तकरीबन खुशामदीद करके मोहतरमा को खाना खिला रही थी। मोहतरमा ने बड़ा एहसान करके चंद लुक़मे लिए और दोबारा यहाँ देखने लगी, मगर अफसोस, उसके चेहरे पर इतना अफसोसनाक तासुरात दर्ज थे कि एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि अपने ऑफ़िस में अचानक दाखिल हो जाऊं और फिर देखूं कि मुझे सामने देखकर कैसे रंग उसके चेहरे पर आते हैं। अपनी इस ख्वाहिश को बड़ी मुश्किल से दबाकर मैं वहीं बैठा रहा था। इस रोज़ मैंने लंच भी वहीं किया था। मेरी नज़र ना आने वाली झंझलाहट अब बड़ी बेदर्दी से नर्स पर, जो शायद ड्रिप लगाने आई थी, उतार रही थी।
फिर शाम 5 बजे बड़ी मायूसी से उसने टेलीस्कोप एक तरफ रख दी और उकताहट से और किताब उठाकर पढ़ने लगी थी। ऑफिस से निकलकर मैंने अस्पताल का रुख किया। वैसे तो ये काम मैं अपने किसी मोहताज से भी करवा सकता था, मगर इस मामले में मुझे किसी और की शिरकत हरगिज़ गवारा नहीं थी। ज़रा सी कोशिश के बाद रिसेप्शन पर ही मुझे तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल हो चुकी थी। 200 रुपये रिश्वत देने के बाद नाम सारा इफ्तिखार, वालिद का नाम इफ्तिखार हमदानी, वालिद साहिबा बाय प्रोफेशनल बिजनेसमैन, कार एक्सीडेंट में बैकबोन मुतासर हुई थी और पैर में मामूली नौयत का फ्रैक्चर हो गया था। गुज़श्ता 1 महीने से यहाँ एडमिट थी और ये कि कल यहाँ से डिस्चार्ज होने वाली थी। घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर हासिल करके मैं वहाँ से चला आया था। फिर आज सुबह भी मैंने वही कल वाली हरकत की, यानी पीए के ऑफिस में बैठकर उसे देखता रहा, जो वो इंतहाई बेचैनी और बेकरारी के साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे कमरे की तरफ देख रही थी। पता नहीं वो इतनी परेशानी किस बात पर है। बड़ी बी बेचारी जल्दी जल्दी सामान समेटने में लगी हुई थी और वो कभी कुछ सोचने लगती और कभी यहाँ देखने लगती। उसके खाना खाने पर खाना ना खाने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर मुझे क्यों कि शदीद भूख लग रही थी और खाली पेट तो इश्क भी अच्छा नहीं लगता। चुनांचे खूब पेट भरकर खाना खाने और 2 कप चाय पीने के बाद उसे देखा तो वहाँ हुनूस इस बुलबुल जैसी शक्ल बनाए हुई थी। पता नहीं मोहतरमा 1 महीने इतने सब्र से मुझे कैसे देखती रही। मैं तो 2 दिन में ही इस 16वीं सदी के ज़माने में मोहब्बत से तंग आ 16वीं सदी की ज़माने की मोहब्बत से तंग आ गया हूँ। फिर अभी थोड़ी देर पहले जब बड़ी बी ने उससे कुछ कहा तो वो बहुत वक्त और तकलीफ़ से खड़ी हुई थी, दिक्कत और तकलीफ़ से खड़ी हुई थी। शायद अभी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हुई है। मैंने दिल में सोचा था। बड़ी बी ने उसके हाथों में कंघा पकड़ाया जिसे उसने गुस्से से दूर फेंक दिया था। या अल्लाह रहम, मोहतरमा काफ़ी कड़वे मिजाज की हामिल लगती हैं, मैंने दहल कर सोचा था। दरवाजे की तरफ जाते जाते उसने मेरे कमरे पर आखिरी नज़र डाली, जिसे मुझे अलविदा कह रही हो, और फिर अपने चेहरे पर से आंसू साफ करने लगी थी। ज़ारों कतार आंसू बहाते वो मुझे दुनिया की तमाम लड़कियों से ज़्यादा हसीन लगी थी, क्योंकि ये आंसू खालिस्तन थे, मेरे लिए बहाए गए थे। और फिर अभी थोड़ी देर पहले वो चली गई, बहुत अफसरदा और बहुत उदास। बेफिक्र रहो मेरी जान, हम अनकरीब दोबारा मिलेंगे, बल्कि अब तो इंशाअल्लाह सारी उम्र एक दूसरे से ही मिलते रहेंगे। मैंने दिल ही दिल में उसे मुखातिब किया था। खुशबू, बादल, चांद, हवा सारे उसके साथ चले। आमना, मैंने इन दिनों तुम्हें इतना मिस किया है कि मैं तुम्हें क्या ही बता नहीं सकती। वो किचन में सलाद बनाते हुए आमना से मुखातिब थी। मेरी जान, तुम ना भी कहो तो मुझे मालूम है, और मुझे तो अपना दुख है, इतना दुख है कि यहाँ तुम इतने क्राइसिस से गुजर रही थी और मैं वहाँ आराम से घूम फिर रही थी। आमना ने बड़े दुख से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। हाँ, मैं जानती हूँ, सारी दुनिया में एक तुम ही तो हो जो मुझसे सच्ची और बेलौस मोहब्बत करती हो, सारा ने यासियत से कहा था। अच्छा, अब ये प्यार मोहब्बत का जज्बाती सेशन ख़त्म करो। वहाँ आमिर भूख से बेजान बेहाल मुझे गालियाँ दे रहे हैं, आज दे रहे होंगे, और आज तो उन्होंने खाने पर वली भाई को भी बुलाया हुआ है। आमना जल्दी जल्दी डिश में चावल निकालते हुए बोली थी। ये वली कब से आमिर भाई के दोस्त बन गए? वो शरारत से पूछ रही थी। तुम नहीं जानती उन्हें? बहुत अच्छे इंसान हैं। आमना उसकी शरारत नज़रअंदाज कर गई थी। तुम लोग कितने दिन के लिए आए हो? खीरा मुंह में डालते हुए उसने पूछा था। देखो, अभी कुछ कह नहीं सकते, आमना ने जवाब देने के साथ अवन में से चिकन निकालते हुए कहा था। वैसे हमारे आने का मकसद तो फरी का अकीका करना है। अम्मी वगैरह किसी ने भी अभी तक उसे नहीं देखा था, तो हमने सोचा कि चलो पाकिस्तान सबसे भी मिल आएंगे और लगे हाथों अकीका भी हो जाएगा। मैं तो खैर 1 आध महीना ज़रूर रुकूंगी, आमिर शायद जल्दी चले जाएं। अच्छा, अब तुम ज़रा ये डिश टेबल पर पहुँचाना शुरू करो। आमना सालन का डोंगा उस और चावलों की डिश उसके हाथों में पकड़ाती हुए बोली थी। मैं फरी को देख लूँ, कहीं जाग न गई हो। आमिर और आमना वगैरह 2 रोज़ कबल ही पाकिस्तान आए थे और उनसे मिलने सारा उनके घर ही आई हुई थी। फिर जब आमना फरी को गोद में उठाए डाइनिंग रूम में आई तो सारी टेबल सजा चुकी थी। वाह, दोस्त हो तो तुम जैसी, आमना ने शाबाशी दी थी। जियो मेरी जान। अच्छा, अब ज़रा अपनी भांजी साहिबा को तो देखो, संभालो, मैं इन लोगों को खिलाने का कह कर आऊँ, खाने के लिए कह कर आऊँ। आमिर की अम्मी भी नमाज़ पढ़ चुकी होंगी और अब तीनों ख़वातीन गुफ्तगू में मसरूफ़ आमिर और उसके दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। अरे सारा, वो मेजर साहब वाले प्रपोज़ल का क्या हुआ? आमना चौड़ी चटोरी बैठे बैठे सलाद खाते हुए बोली थी। होना क्या था, मैंने मना कर दिया। लेकिन क्यों?
अंकल तो इससे इतनी तारीफ़ें कर रहे थे। आमना की हैरानी बजा थी, जबकि आंटी फरी में मसरूफ़ खामोशी से उनकी बातें सुन रही थीं। पापा ने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया था। इत्तेफाक से मेरी लॉन में ही मौसूफ़ ने मुलाकात हो गई थी। सारा ने जवाब देना शुरू किया। क्या फरमाने लगे? जी, मैं मेजर सिकंदर हयात हूँ। बस मैंने तो इसी वक्त रिजेक्ट कर दिया। हद है छिछोरेपन की भी। खुद अपने आप को अपने ही मुंह से मेजर कह रहे थे। भाई, आपके ओहदे के लिहाज से दीगर लोग आपको पुकारे तो अच्छा लगता है, इंतहाई शोबाज और चीप। लड़की, तुम कभी नहीं सुधर सकती, आमना मायूसी से बोली थी। अभी वो आमना को कोई जवाब देने ही वाली थी कि आमिर के साथ वलीद को अंदर दाखिल होता देखकर वो अगली बात पर ही भूल गई थी। आए वली भाई, बैठें प्लीज़। आमना खुश अखलाकी से मेज़बान बन गई थी। आमिर और वलीद दोनों ने उसके सामने वाली कुर्सियां संभाल ली थीं। ये सारा है, मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, और ये वलीद है, मेरा बहुत पुराना दोस्त। आमिर ने दोनों का आपस में तारुफ करवाया था। नाइस टू मीट यू। वलीद ने उसकी तरफ देखा बहुत सरसरी निगाहों से। मी टू। बड़ी फंसी फंसी आवाज़ उसके हलक से बरामद हुई थी, जो शायद उसने खुद ही सुनी हो। सब लोग खाने में की तरफ मतवज्जा हो गए थे। आमना और आमिर वलीद की खातिर मदारत में मसरूफ़ थे। वली भाई, तकल्लुफ़ बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने ख़ास तौर पर ये चीज़ें आपके लिए ही बनाई हैं। आमना मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। भाभी, आप फ़िक्र ही ना करें। ऐसा भी बेतकल्लुफ़ मेहमान आपने ज़िंदगी पर ना देखा होगा। वो अपनी प्लेट में चावल डालते हुए बोला था, जबकि वो सर झुकाए खामोशी से सलाद प्लेट में डालकर चम्मच से इधर उधर घुमा रही थी। और क्योंकि वो यहाँ मेहमान नहीं समझी जाती थी, इसीलिए किसी ने भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। आमिर, आमना और आंटी तीनों वलीद के साथ बातों में मसरूफ़ थे। काफ़ी देर के बाद झुका हुआ सर उठाकर जो सामने देखा तो दिल धक से रह गया। वो बज़ाहिर आंटी से किसी बात का जवाब देते हुए देख उसको रहा था, चेहरे पर बहुत शौक और मायनेखेज़ी मुस्कुराहट लिए। या अल्लाह, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे पहले से जानता हो। सारा ने ये एकदम घबरा कर सर दोबारा झटका लिया था। सारा, क्या बात है, तुम कुछ ले क्यों नहीं रही? आमिर की आवाज़ पर उसने सजदे में गिरा हुआ सर उठाया और मरी मरी आवाज़ में बोली थी, जी आमिर भाई, मैं खा रही हूँ। खा रही हो? प्लेट तो खाली पड़ी है। वो उसकी प्लेट में चावल डालने लगा। वली, तुम ये चिकन कढ़ाई ज़रूर लेना। हमारी सारा से ज़्यादा मज़ेदार चिकन कोई नहीं बना सकता। आमिर ने लगे हाथों बिल्कुल मशरक़ी माओ की तरह उसकी भी तारीफ़ की थी। तो जो बाकियों की डिश उठा रहा था, कबाबों की डिश उठा रहा था, रख कर चिकन कढ़ाई अपनी प्लेट में डालने लगा था। अब मैंने ये भी नहीं कहा था कि चिकन के अलावा कुछ और चखो भी मत। आमिर वली से मुखातिब हुआ था। इसके अलावा कुछ और खाने को दिल ही नहीं चाह रहा। ये मेरी ज़िंदगी का मज़ीद तरीन चिकन है। सारा ने ये एकदम सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। वो बड़ी गहरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। बहुत मज़े की चिकन बनाई है आपने। बज़ाहिर सादा सा फ़करा जैसे रस्मन ही किसी की तारीफ़ कर देते हैं, लेकिन इसका ये सादा सा फ़िक्रा सारा को बहुत मायनेखेज़ महसूस हुआ था। उस पर उसकी गहरी मुस्कुराहट। वो जवाब में शुक्रिया भी नहीं कह पाई थी। ये मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? सारा को घबराहट होने लगी थी, तो उसने आमना से कहा था, लाओ ये फरी को मुझे दे दो। तुम्हें खाना नहीं खाने दे रही, मैं इसे अंदर कमरे में ही ले जाती हूँ। वो कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई थी और फरी को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सामने देखने से गजदन गुरेज किया था। तुमने अभी खाना तो ठीक से खाया नहीं है? आमना का जवाब हस्ब तवक्का था। नहीं, बस मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं है, बाद में लगेगी तो खा लूँगी। आमना की गोद से फरी को लेकर वो बेडरूम की तरफ बढ़ गई थी। कमरे में दाखिल होने से पहले मोड़ कर देखा तो वो उसी को देख रहा था। गाड़ी गेट के सामने रुकी तो वो गिफ्ट संभालती हुई आगे बढ़ी थी। खुदा करे मेरा आज उसे सामना ही ना हो। उसके देखने का अंदाज मुझे बुरी तरह नर्वस कर देता है। लेकिन वो मेरी तरफ ऐसे देखता क्यों है जैसे हम पहली बार ना मिले हों, बल्कि हमारे दरमियान बहुत गहरे मरासिम हों और इससे पहले हम बेशुमार मर्तबा मिल चुके हों। वो इस पूरे एक हफ्ते के दौरान वो ये बात सैकड़ों बार सोच चुके थे। अस्पताल वाले वाक़यात का तो कोई राज़दार भी नहीं था, यहाँ तक कि मैंने वो तमाम बातें आमना को भी नहीं बताई। और ज़िंदगी में पहली मर्तबा कोई बात ऐसी है जो मैंने उससे खुफिया रखी है। नहीं, ये महज मेरा वहम है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मेरा घबराना दरअसल चोर की दाढ़ी में तिनके की मुतसादिक है। वो ख्यालों में गुम गेट के सामने खड़ी थी जब अचानक से उसने अपने पीछे कदमों की और फिर अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ आई। वो पीछे मुड़े बगैर ही जानती थी कि आने वाला कौन है। वालेकुम अस्सलाम कहती वो जल्दी से अंदर दाखिल हो गई थी। और सुनाएं, कैसी हैं आप? वो उसके साथ साथ चलता लॉन की तरफ आ गया था, जहाँ फंक्शन का इंतज़ाम किया गया था।
मैं ठीक हूँ, कहती वो फ़ौरन आमना की तरफ बढ़ गई थी, जो बड़ी ख़तरनाक तेवरियों से उसे ही घूर रही थी। ये वक्त है तुम्हारे आने का? खुदा ऐसी खलत दुश्मनों को ही दे। गज़ब खुदा का, अपनी भांजी के पहले फंक्शन में मेहमानों की तरह वक्त के वक्त आते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? अल्लाह की नेक बंदी, मुझे सांस तो ले लेने दो। आते ही शुरू हो गई। वो फरी को गोद में लेकर प्यार करते हुए आराम से बोली थी। फिर तकरीर के दौरान अपनी आदत के बरखिलाफ वो सुकून से एक कुर्सी पर खामोश से बैठे लोगों को देखती रही थी। हालांकि वो आज इस दिन के बरअक्स उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए मुख्तलिफ लोगों से बातों में मशगूल था। अजीब मुसीबत है, जब उस दिन मुझे देख रहा था तो मैं परेशान थी और आज इग्नोर कर रहा है तो भी अच्छा नहीं लग रहा। वो अपनी इस कैफियत पर खुद से ही नाराज़ हो गई थी। फिर जैसे ही खाना शुरू हुआ वो उल्टे सीधे 2-4 लुकमे लेने के बाद आमना के पास चली आई, जो अपने मेहमानों को और लेना और अच्छी तरह से खाइएगा प्लीज़ किस्म के फ़िक्रों से नवाज रही थी। आमना, मैं घर जा रही हूँ। उसका ख्याल था अभी आमना के साथ घंटा भर बहस करनी पड़ेगी और तब कहीं जाकर वो उसको घर जाने की इजाज़त देगी। मगर इसकी हैरत की इंतहा रही जब आमना बड़े इत्मीनान से बोली, अच्छा ठीक है, मगर तुम जाओगी कैसे? वो आंखें फाड़े आमना को घूर घूर कर देख रही थी। अरे भाई, कहाँ गुम हो गई? आमना ने उसके आगे हाथ लहराया था। कुछ नहीं। और ये तुमने क्या कहा? मैं जाऊँगी कैसे? जैसे आई थी वैसे ही जाऊँगी भी। वो आमना से कुछ रूठे लहजे में बोली थी। वही तो मैं कह रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले रशीद ने कहलवाया था कि उसको कोई इमरजेंसी हो गई है और वो फ़ौरन अपने घर जा रहा है। आमना ने उसके नाराज़ चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए कहा था। खैर, कोई मसला नहीं है, तुम्हारे जाने का भी इंतज़ाम हो जाता है। आमना तो लग रहा था कि कब से उसके घर भेजने के इंतज़ार में ही बैठी थी। वली भाई, आमना ने कुछ फ़ैसले पर किसी से गुफ्तगू वलीद को आवाज़ दी थी। जी भाभी, फरमाइए। वलीद फ़ौरन ही उन साहब से माजरत करता हुआ उन लोगों की तरफ आ गया था। अभी आप कह रहे थे ना कि आपको जल्दी जाना है? आमना ने उससे पूछा। जी भाभी, असल में आज मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम है, वरना कुछ देर और रुक जाता, वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा था। सारा को वो दोनों कुछ मशकूक से महसूस हुए थे। आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, वो मज़ीद गोया हुई। नहीं, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? मैं तो ये कह रही थी कि सारा को भी घर जाने की जल्दी है। आमिर तो जाहिर है इस वक्त मेहमानों में मसरूफ़ हैं। आपको अगर जहमत ना हो तो इसे भी ड्रॉप करते जाइएगा। सारा का दिल चाहा कि आमना का सर फाड़ दे। ये आमना की बच्ची ज़रूर मेरे हाथों ज़ाया होकर रहेगी। वो खौलते दिमाग के साथ ये सारी बातें सुन रही थी और अभी इनकार करने के लिए मुँह खोला ही था कि वो बोला था, इसमें जहमत की क्या बात है? आप बहुत तकल्लुफ़ करती हैं। इसी वक्त आमिर भी वहीं आ गया था। अच्छा यार, मैं चलता हूँ, वलीद ने आमिर को मुखातिब किया था। अगर जल्दी ना होती तो मैं कुछ देर और ठहर जाता। वो दोनों आपस में हाथ मिला रहे थे और वो कोई बात भी हो रही थी जो गुस्से में उसके समझ में नहीं आ रही थी। इसे आए प्लीज़ कहता हुआ वो आगे बढ़ा था। तुम भी क्या वली के साथ जा रही हो? आमिर ने सारा से पूछा तो उससे पहले आमना ने जवाब दिया था। हाँ, ये घर जाने के लिए कह रही थी। मैंने सोचा कि वली भाई तो जा ही रहे हैं, इसे भी ड्रॉप करवा देंगे। अच्छा, चलो ठीक है। और देखो, अगले हफ्ते किसी दिन हम पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं, तुम्हें ज़रूर चलना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। आमिर और आमना गालिबन उसको सियाफ करने के लिए गेट की तरफ बढ़े तो नाचार उसे भी उन लोगों की तकलीद में कदम आगे बढ़ाने पड़े थे, जबकि वो गेट पर खड़ा उसी का इंतज़ार कर रहा था। आमना और आमिर दोनों के रवैये सारा को हैरान कर रहे थे। या अल्लाह, आज इन लोगों को क्या हुआ है? आमना वलीद के पास खड़ी पता नहीं क्या कह रही थी कि वो मुसलसल मुस्कुराया जा रहा था। दिल ही दिल में उन दोनों ने नाराज़ होकर वो बग़ैर खुदा हाफिज़ किए आगे बढ़ गई थी। हद हो गई है, मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं इनके साथ जाना चाहती भी हूँ या नहीं, और ख़ुद ही सब कुछ तय कर लिया है। आमिर और आमना ने गेट पर खड़े होकर खूब हाथ हिलाकर खुदा हाफिज़ कहा था। वलीद गाड़ी में बैठ चुका था। बराबर वाली सीट का दरवाज़ा उसने ड्राइविंग सीट पर बैठते बैठते ही हाथ बढ़ाकर खोल दिया था। उसे लगा कि दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो यकीनन से कह सकती थी कि इतनी खड़ी उस पर अब तक ज़िंदगी में कभी नहीं पड़ी थी। वहाँ उसे अपनी टेलीस्कोप बड़े आराम से सुकून से तशरीफ़ फरमा थी उसने ये एकदम चौंक कर वलीद की तरफ देखा। वो बड़ी संजीदगी से विंड स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुए उसके ताल्लुक़ की गहरी सोच में डूबा हुआ था। दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाए वो उसकी बैठने का मुंतज़र। आखिरकार वो बड़ी हिम्मत करके टेलीस्कोप का ज़रा सा आगे झुका कर अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाकर बैठ गई। इसके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। वो एक नज़र टेलीस्कोप पर और दूसरी उस पर डालकर गुमसुम सी बैठी हुई थी, जबकि वो इर्द गिर्द से बेनियाज ड्राइविंग करने में मसरूफ़ था। वलीद ने हाथ बढ़ाकर गैस
कैसेट प्लेयर ऑन किया तो जुनैद जमशेद की खूबसूरत आवाज़ चारों तरफ बिखर गई थी। ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को इसके नाम को आओ अमर कर ले। बाहर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अगर हालात होते तो वो इस खूबसूरत मौसम में ड्राइव करते हुए जुनैद जमशेद की आवाज़ को खूब इंजॉय करती, मगर अब जब के बराबर में वो मनहूस रखी हुई थी, वो क्या खाक इंजॉय करती। अगर आज सुबह उसने अलमारी में अपनी टेलीस्कोप रखी ना देखी होती तो वो ये समझती कि उसकी अपनी टेलीस्कोप है। दोनों में बाल बराबर भी फ़र्क नहीं था। सारा ने डरते डरते फिर अपने पहलू में पड़े टेलीस्कोप को यूं देखा जैसे वो कोई ख़तरनाक सांप हो। ओ आई एम सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, उसकी वजह से आप ठीक से नहीं बैठ पा रही हैं। वलीद अचानक से उसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। उसे यूं लगा जैसे वो हैरान नज़र आने की एक्टिंग कर रहा हो। वलीद ने टेलीस्कोप उसके पास से उठाकर पिछली सीट पर डाल दी। आमिर बता रहा था, बिल्कुल ऐसी ही टेलीस्कोप उसने आपको तोहफे में दी थी। बड़ी संजीदगी से दरियाफ्त किया गया था। जी, बहुत मुख्तसर जवाब देकर वो खामोश हो गई थी। सुना है पिछले दिनों आप काफ़ी शदीद बीमार हो गई थी। वैसे जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट थी वो बिल्कुल मेरे ऑफिस के सामने ही है। इस वक्त अगर मुझे मालूम होता कि आप आमिर की बहन हैं तो मैं आपकी अयादत करने ज़रूर हाजिर होता। सर झुकाए खामोशी से बैठी वो इसकी आखिरी बात पर चौंक गई थी। इस वक्त? ये किस वक्त की बात कर रहे हैं? सारों को यूँ महसूस हुआ जैसे वो उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। उसने एकदम सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। बज़ाहिर संजीदा चेहरा, मगर आंखें मुस्कुराती हुई जैसे उसे जिज करने को खूब हंस उठाया जा रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं? आखिरकार सारा ने दो टूक बात करने का फ़ैसला कर लिया। मैं तो सिर्फ इस बात का अफसोस कर रहा हूँ कि आपकी मिजाज परसी को ना आ सका। वो बड़ी मासूमियत से बोल रहा था। वो मुसलसल जहनी कशमकश से तंग आकर ये एकदम फट पड़ी थी। आप ख्वामोखा ज़्यादा मासूम मत बने, और अगर आपका ये ख्याल है कि मैं यहाँ अस्पताल में बैठकर टेलीस्कोप से आपको देखा करती थी तो ये आपकी खुश फहमी ही हो सकती है। मेरा दिमाग नहीं ख़राब और ना ही आपको राजा इंदर है जो मैं आपको देखती। वो तो मैं हॉस्पिटल में पड़े पड़े बोर होती थी तो कभी कभार टेलीस्कोप से रोड या इधर उधर देख लिया करती थी। जवाब में उसका कहका बड़ा बेसाख्ता था। खालिद ठीक कहता है, मुझे CID में होना चाहिए था, और ये कि मेरे सामने बड़े से बड़ा मुजरिम फ़ौरन एक बार जुर्म कर लेता है। वो मज़े से बोल रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो हिमाकत का कितना अजीम शान मुजाहरा कर गई है। अपनी हिमाकत, जल्दबाजी और गुस्से पर सिवाय कैफ अफसोस के मिलने के अब क्या हो सकता था। उसकी हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई अनाड़ी चोर अपनी पहली ही चोरी पर रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। गाड़ी चलते चलते रुक चुकी थी और उसका दिल चाह रहा था कि वो जादू के ज़ोर से कहीं गुम हो जाए। अपने आप पर दिल भर के शर्मिंदगी हो रही थी। काफ़ी देर उसकी तफसीली जायज़ा लेने के बाद वलीद ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। काफ़ी देर गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। बहुत देर बाद ख्याल आया तो वो चौंक कर इर्द गिर्द देखते हुए सोचने लगी, ये कहाँ जा रहा है? ये आप कहाँ जा रहे हैं? जो सोचा वो बोल भी दिया। आपने अपना एड्रेस बताया ही नहीं। मैं समझा आपका मूड शायद मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का है, इसीलिए खामोशी से गाड़ी चला रहा था। कहें अब कहाँ चलूँ? वो बड़ी शरीर मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। आपका मतलब क्या है? ख़ानदानी गुस्से पर पर हावी हुआ था। कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि आप कहाँ चलना है। ये एकदम डर कर जवाब दिया गया था। मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, मगर अफसोस मेरा मुशाहिदा गलत साबित हुआ। वो बड़े दुख से बोली थी। ये कब की बात है? मेरा मतलब है जब आप मुझे अच्छा इंसान समझा करती थी। सारा की कज़बल एकदम ही निकल गए थे। झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया था। काफ़ी देर बाद उसने वलीद की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, मगर तुम्हारे बारे में मेरी मुशाहिदा बिल्कुल भी गलत साबित नहीं हुआ। मैंने तुम्हें जैसा समझा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। कुछ बेवकूफ़, थोड़ी ज़िद्दी और बहुत प्यारी सी। वो शरारत से उसके तरफ देख रहा था। तुम्हारे नाम और एड्रेस मैंने हॉस्पिटल से मालूम किए थे, लेकिन मेरा नाम, फ़ोन नंबर, यहाँ तक के मोबाइल नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? ये सवाल खासा गौर तलब है। और वो जो लफ्ज़ प्यारी पर हैरान सी बैठी हुई थी, ये एकदम चौंक उठी थी। आप मुझे कब से जानते हैं? बड़ी बेसब्री से पूछा गया था। मैं तुम्हें जानता हूँ और मुझे इस बात पर तुम्हारी तरह कोई शर्मिंदगी भी नहीं है कि मुकर जाऊँ। वो हंसकर बोला था। लेकिन आपने मुझे देखा कैसे? वो अभी भी हैरान थी। पहले तुम बताओ, तुमने मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से लिया? बड़ी बेनियाजी से दिखाई गई थी। कैसा नंबर? मेरे पास कोई आपका नंबर वंबर नहीं है। सारा साफ मुकर गई थी। अच्छा, बड़े मायने के इस किस्म का अच्छा था। मैं ख्वामों
इतने दिन से समझ रहा था कि वो प्यारी सी मनमोहनी सी लड़की तुम हो, जिसकी आवाज़ फ़ोन पर सुनकर मैंने सोचा था कि उससे अच्छी आवाज़ और किसी की हो ही नहीं सकती। अपनी इतनी खूबसूरत तारीफ़ पर वो एकदम बोल पड़ी थी। मैंने अम्मा को भेजकर रोड पर से आपका विजिटिंग कार्ड मंगवाया था, जो शायद आपकी वॉलेट से गिर गया था। हस्बे मामूल बोलने के बाद एहसास हुआ कि जोश में क्या बोल दिया है, जबकि वो बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायज़ा ले रहा था। वो झुंझलाकर रह गई थी। कितना चालाक है ये, कितने आराम से सब कुछ उगलवा लिया, और मुझसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई ना होगा। अचानक उसे शदीद किस्म का गुस्सा आना शुरू हो गया था। मुझे घर जाना है, वो दो टूक अंदाज में बोली थी। आप बराए मेहरबानी मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दीजिए। वलीद ने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर शदीद किस्म की खफगी के आसार नजर आए थे। खिड़की से बाहर देखती वो सख्त गुस्से में बैठी हुई थी। बाहर अब ज़ोर शोर से बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही गाड़ी उसके गेट के आगे रुकी तो वो एक झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। सुनो, उसकी आवाज़ उभरी थी। सारा ने रुक कर एकदम उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात ने उसे बौखला दिया था, और वो जो उसके ख्याल था कि वो कभी मशरक़ी फ़िल्मी हीरोइन की तरह शर्मा नहीं सकती। बड़ी बेमुरव्वत लड़की हो, अपने गेट पर से यूं ही लौटा रही हो, ना चाय की ऑफ़र, ना अंदर आने की दावत। खैर, इस बदअखलाक़ी पर मैंने तुम्हें माफ़ किया। बोलते बोलते अचानक वो पीछे मुड़ा और गाड़ी की पिछली सीट पर रखा हुआ फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता उसके हाथों में थमाया। मेरी ख्वाहिश है कि अगले वैलेंटाइन डे पर तुम भी मुझे फूल ज़रूर दो। फूल हाथ में लिए वो भागती हुई गेट में दाखिल हो गई थी। मामा ने इससे तेज़ कदमों से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखकर हैरान होकर देखा। अपने कमरे में रुककर दो चार गहरे गहरे सांस लेने के बाद उसने गौर से देखा तो खूबसूरत सुर्ख गुलाबों के बूके पर ये एक प्यारा सा कार्ड लगा हुआ था। खोलकर देखा तो अंदर साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, खुशबू की पोशाक पहनकर कौन गली में आया है, कैसा ये पैगाम रसा है, क्या क्या खबरें लाया। खिड़की खोलकर बाहर देखो, मौसम मेरे दिल की बातें तुमसे कहने आया। उसने आगे बढ़कर खिड़की खोल दी। बाहर तेज़ बारिश में गाड़ी से टेक लगाए वो अपने भीगने की परवाह किए बगैर बड़े यकीन से उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसे मालूम था कि वो ज़रूर खिड़की खोलकर देखेगी। उसे देखकर वो बहुत भरपूर अंदाज में मुस्कुराया था और फिर हाथ हिलाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मौसम अचानक ही बहुत खूबसूरत लगने लगा था। ये बारिश, ये वैलेंटाइन डे और सबसे बढ़कर ये टेलीस्कोप मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी, उसने बड़ी इत्मीनान से सोचा था। ख़त्म शोध। ये एक शॉर्ट नावल था। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, और ये कुछ हटके स्टोरी थी, लाइक कज़िन मैरिज और सेकंड मैरिज, ये सब तो हम पढ़ते ही रहते हैं। ये कुछ यूनिक सा था, इसीलिए मुझे तो पढ़कर अच्छा लगा। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी अपने रिव्यू कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नावल अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नावल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।